हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए आज हम लोग महामैराथन क्लास जो ज्योग्राफी है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स कवर कर लिया, उसमें आप लोगों को जीरो टू हीरो बना दिए थे जैसा आप लोगों से कमिटमेंट किए थे। तो आज देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फेस भी ऐड कर दिया है, लेकिन देखिए जो ये मोबाइल से जो फेस ऐड हुआ है इसमें क्रोमा की बैकग्राउंड यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ होगा। मैं अभी छोटा भी कर दूंगा, आप लोग सोचेंगे सर सिर्फ आप ही आपको देखें क्या, जो लिखा हुआ है वो सब छुप गया। मैं छोटा कर दूंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। ओके, तो ये चीज़ आप लोग देखने को मिलेगी। थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लग रही है एक्चुअली। आज क्या हुआ था, देखिए आज हम लोग इसको क्या कवर करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर खगोल शास्त्र के अंतर्गत ये जो आता है, जैसे कि ब्रह्मांड और सौरमंडल आप लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे लोग इसको जियोमॉर्फोलॉजी के साथ में कवर करते हैं। तो देखिए जो जियोमॉर्फोलॉजी है इसको हम लोग कल कवर करेंगे। देखिए जियोमॉर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी है, इसको हम कल और परसों कवर करेंगे। मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा, जीरो टू हीरो बना दूंगा, परेशान नहीं होना है। लेकिन खगोल विज्ञान है यानी कि ब्रह्मांड और सौरमंडल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से थोड़े क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता। तो आप लोग इसी में नहीं पीएचडी करने लगे तो मैं आपको बता दूंगा इनमें से कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं और कम पढ़ के आप कैसे ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। और आज क्या हो गया था, आज यहाँ पर बगल में कोई डीजे बजा रहा था तो इस वजह से मैं आपका जो क्लास है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो अभी बहुत ज़्यादा रात हो गई है, इस वजह से मेरी आंखों में नींद भी भरी हुई है। मैं सोच रहा था कब ये लोग गाना बंद करेंगे मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूँ, क्योंकि मोबाइल में माइक नहीं लगता है। विदाउट माइक के हम रिकॉर्ड करते हैं तो सब कुछ हमको बंद करके रखना पड़ता है, जैसे फैन भी बंद करके रखना पड़ता है तो पसीना वसीना निकलता रहता है। तो इसी वजह से तो मैं सोचा चलो यहाँ पर 1.5-2 घंटे की जो क्लास होगी मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ और आप लोगों को दे देता हूँ। फिर कल हम लोग यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी या फिर क्लाइमेटोलॉजी को कवर करेंगे। फिर अगले दिन जो भी हमारा दूसरा बचा होगा टॉपिक हम उसको कवर कर लेंगे। फिर हम इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे, पूरा ज्योग्राफी आप लोगों को खत्म करा देंगे। 3 से 4 दिन में आप लोगों का पूरा राजा बाबू बना देंगे ज्योग्राफी में। ओके, परेशान नहीं होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको जितना पढ़ा दूंगा वो मोर देन इनफ होगा। इसमें आप लोगों को कुछ भी अलग से जा करके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो पीडीएफ है वो टेलीग्राम से आप लोगों को मिल जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। देखिए बहुत भयानक नींद भी लग रही है और पसीना भी बहुत आ रहा है। मैं इसको इसलिए छोटा सा करके इधर कर देता हूँ साइड में। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें पहला मैं देख लेता हूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई कि नहीं। हाँ चलिए हो गई है। मोबाइल में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अगर हम बात करें ब्रह्मांड एवं सौरमंडल की। ओके, ब्रह्मांड और सौरमंडल। ब्रह्मांड के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे बहुत। ओके, ब्रह्मांड यानी कि अंतरिक्ष के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। ओके, आप यूनिवर्स क्या है जो आप लोगों के लिए रात में आप लोग जाते होंगे किसी के साथ में कि चलो वो मून वॉक करके आते हैं। मून वॉक में फिर आसमान को देखते होंगे टिमटिमाते हुए, कोई तारा टूटता होगा तो आप मांगते होंगे अरे तारा टूट रहा है उसको मांग लेते हैं हमारी ज़िंदगी में आ जाएगी। ओके, तो उन्हीं को उसी के बारे में देखते हैं कि क्या टूट के आता है क्या नहीं टूट के आता है वो कहाँ। तो आपको आसमान में जो टिमटिमाते हुए तारे दिखेंगे, जो ये जो तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं आखिर ये कहाँ होंगे, तो जहाँ होते हैं उसी को हम बोल देते हैं ब्रह्मांड। यानी कि अभी तक जो सबसे बड़ी चीज़ ज्ञात है वो क्या है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर ही सब कुछ है। देखिए ब्रह्मांड के अंदर ही सब कुछ है। और ब्रह्मांड के अंदर फिर बहुत बहुत बड़ी जो आप लोगों को संरचनाएं देखने को मिलेंगी जिसको हम आकाशगंगा बोलते हैं। और इन आकाशगंगाओं के अंदर बहुत सारे प्लैनेट पाए जाते हैं, बहुत सारे सूर्य पाए जाते हैं जिसको हम लोग स्टार बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जैसे खगोलीय पिंड हो गए, नेबुला हो गए, ब्लैक होल हो गए, वाइट ड्राफ हो गए, तो ये सुपरनोवा हो गए। ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं हमारे ब्रह्मांड के अंदर ही पाई जाती हैं। ओके, तो चलिए आज हम सभी संरचनाओं के बारे में देखते हैं और जीरो टू हीरो बना देंगे। आप लोग परेशान नहीं होना है, आरजी सर के होते हुए आप लोग परेशान होंगे। और आप लोग किसी से बोलते होंगे तेरा चांद सा मुखड़ा चेहरा, तो देखते हैं आज चांद कैसा होता है। चांद सा जैसा मुखड़ा, दिल की बात बोल देते हैं वो भी खुश हो जाता है, सामने वाला आपको भी पता चल जाएगा कि चांद कैसा होता है। तो चलिए अगर हम लोग बात करें, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ब्रह्मांड और सौरमंडल की अगर हम लोग बात करें तो ब्रह्मांड और जो सौरमंडल है, तो देखिए इसमें अगर हम बात करें यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड की कभी ना कभी तो उत्पत्ति हुई होगी, वो भी अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी वो भूल जाइए। देखिए अगर हम बात करें यूनिवर्स की तो जो हमारा यूनिवर्स है वो सबसे बड़ा है। अब यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज पाई जाती हैं। गैलेक्सीज का मतलब क्या, आकाश गंगाएं आप लोग हिंदी में सुने होंगे, आकाश गंगाएं पाई जाती है। तो माना जाता है कि ऑन एन एवरेज जो हमारा यूनिवर्स है ना उसके अंदर 100 बिलियन गैलेक्सीज, 1 बिलियन मतलब 1 अरब। 1 अरब ही कितना होता है, कहते हैं अरबपति बनना है तो सोचो। और
आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 100 बिलियन गैलेक्सीज की बात हो रही है, यानी कि आकाश गंगाओं की बात हो रही है। तो 100 बिलियन गैलेक्सीज हमारे ब्रह्मांड में पाई जाती हैं। और अगर हम सिर्फ एक आकाश गंगा की बात करें, एक गैलेक्सीज की बात करें, तो एक गैलेक्सी के अंदर जैसे हमारा एक सूर्य है और हमारे सूर्य का एक परिवार है, उसके मुन्ने मुन्ने बच्चे हैं, जैसे सूर्य है, फिर आप लोगों के लिए उसके ग्रह है, और ग्रह देखने को मिलेंगे, उपग्रह देखने को मिलेंगे, बहुत सारे उनका पिंड देखने को मिलेंगे, जिससे मिल करके हमारे सूरज का एक परिवार बनता है चुन्नू मुन्नू का। तो उसको हम बोलते हैं सौर मंडल के नाम से जानते हैं, ओके, सौर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, एक सूर्य और उसका एक परिवार। तो एक सूर्य इसी तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा एक गैलेक्सीज के अंदर, सिर्फ एक गैलेक्सी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 100 बिलियन के करीब में स्टार्स पाए जाते हैं, ऑन एन एवरेज देखने को मिलेंगे। वैसे तो किसी किसी गैलेक्सीज के अंदर 1000 के करीब में, 1000 बिलियन के करीब में भी स्टार्स पाए जाते हैं, 1000 बिलियन, लेकिन अब औसतन निकाला जाता है इसलिए ये माना जाता है। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा गैलेक्सीज के अंदर जो ये स्टार्स तो होते होते हैं, इसके अलावा नेबुला भी होता है। नेबुला क्या होता है? नेबुला क्या होता है? एक तरह से बादल होता है। बादल किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो जो डस्ट होती है और गैस होती है, इससे निर्मित एक क्लाउड होता है जिसको हम नेबुला बोल देते हैं। कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बात आती है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गैलेक्सीज की। देखिए आकाश गंगा की बात कर लेते हैं। अब आकाश गंगा है, तो आकाश गंगा के अंदर क्या होते हैं? तारे होते हैं। अब तारे किसी ना किसी रूप में व्यवस्थित होते हैं। जैसे आप लोग भी आकाश में देखेंगे टेलीस्कोप से, तो आपको देखेगा कि स्टार्स होते हैं वो किसी ना किसी रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, मतलब होंगे। तो अगर हमें लगेगा कि हाँ कैसी आकृति बनी, जैसे आप आसमान में देखिए, कभी बादलों को देखिए, बादलों को देखते हैं तो कभी कभार जो आपके दिल में होता है, रातों में सपनों की रानी होती है, उसका चेहरा नजर आने लगता है। किसी किसी के लिए उन बादलों में ध्यान से देखने पर घोड़ा नजर आता है, किसी को गांधी जी भी नजर आते हैं, ओके, हो सकता है किसी को आरती सर भी आते हो ऐसे खड़ूस वाले ऐसे दिखते हुए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आप लोग देखेंगे इसी तरह से जब हमारी गैलेक्सी से उसमें भी स्टार्स हैं, तो उन स्टार्स को देखने पर कुछ अगर हमें आकृति दिखने लगे, तो हम उन गैलेक्सीज को क्या बोल देते हैं? रेगुलर गैलेक्सी बोल देते हैं। यानी कि जिनमें स्टार्स क्या होते हैं? व्यवस्थित रूप में होते हैं, उन गैलेक्सीज को हम बोलते हैं रेगुलर गैलेक्सी बोलते हैं। और जिनमें स्टार्स होते हैं वो किसी आकृति में ना दिखे, ऐसे ही हो, तितर बितर टाइप के हों, तो हम उसको बोलते हैं इरेगुलर गैलेक्सी बोलते हैं। मतलब भाई उनका कोई भी आकार नहीं है, तो इरेगुलर गैलेक्सी बोल देते हैं। अब देखिए रेगुलर गैलेक्सी हैं वो कितने प्रकार की हो सकती हैं? जो रेगुलर गैलेक्सी हैं वो 3 प्रकार की समानता देखने को मिलती हैं। देखिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर देता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर दिखे। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर रेगुलर गैलेक्सी की, देखिए जो रेगुलर गैलेक्सी है ना, मैक्सिमम जो गैलेक्सीज होती हैं वो इसी प्रकार की गैलेक्सी पाई जाती हैं। मतलब लगभग में 90% जो गैलेक्सीज हैं वो रेगुलर गैलेक्सी पाई जाती हैं, 10% हैं वो इरेगुलर गैलेक्सीज हमारे ब्रह्मांड में आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए अगर हम बात करें रेगुलर गैलेक्सी की, तो रेगुलर गैलेक्सी में अगर हमें तारे आकाशगंगा के अंदर ऐसे दिखें कि वो एक गोलाकार में दिखने लगे, मतलब डिस्क के आकार के दिखने लगे। डिस्क क्या होता है? पहले आप लोग डीवीडी चलाते होंगे, मूवी देखते होंगे, सन्नी देओल भाभी देओल की हैं और अमिताभ बच्चन की मूवी शोले, अंगारे, तो वो देखते होंगे ना, तो उसमें वो रुक जाती थी तो आप भाप ऐसे लगाते थे, फिर ऐसे पोंछ करके फिर दोबारा से डालते थे। तो वही क्या होती है? डिस्क होती है गोल गोल, कभी कभार हम उसका बंगू भी बना लेते थे। तो वैसी दिखेगी, देखिए इस तरह की दिखेगी, तो हम उसको बोल देते हैं डिस्क आकार की। कोई रॉकेट साइंस नहीं। और दूसरा होता है अगर ये स्टार्स हैं, अगर ये स्टार इस तरह से व्यवस्थित हो कि एक स्प्रिंग की तरह दिखने लगे। किस तरह से? एक स्प्रिंग की तरह दिखने लगे। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर अपना चेहरा, एक सेकेंड रुक जाइएगा आप लोग। हाँ अब ठीक है। आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर यही क्या हो, तारे जो हैं, तारे अगर स्प्रिंग के रूप में हो, स्प्रिंग के जैसे आप लोगों को कभी किसी ने डायरी गिफ्ट की होगी, ये लो उसमें गुलाब का फूल रख करके, तो पीछे स्प्रिंग होता है ना, उसमें पहिए वो पेज फंसे हुए होते हैं। या फिर स्प्रिंग आप लोग किसी भी रूप में देखे होंगे कि साइकिल वाइकिल में भी स्प्रिंग लगे हुए होते हैं, हर चीज़ में स्प्रिंग होते हैं। तो अगर तारे स्प्रिंग के रूप में व्यवस्थित हो तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? स्पाइरल गैलेक्सीज बोल देते हैं। ओके, अब देखिए स्पाइरल गैलेक्सी। और इसी तरह से अगर ये तारे हैं, अगर ये तारे दीर्घ वृत्ताकार में अगर व्यवस्थित हो तो हम इसे क्या बोल देते हैं? इलिप्टिकल गैलेक्सीज बोल देते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा जो स्पाइरल गैलेक्सीज होती है ना,
आप लोगों को ओवरऑल जितनी गैलेक्सीज पाई जाती हैं उसमें 25% गैलेक्सीज इसी तरह की देखने को मिलेंगी। और इनमें केंद्र में, मतलब जो केंद्र होता है इनका ना, केंद्र में जो स्टार्स होते हैं उनका संकेंद्रण देखने को मिलेगा, मतलब ज़्यादा मात्रा में केंद्र में स्टार पाए जाते हैं। और इसमें इंटरस्टेलर गैस ज़्यादा पाई जाती है। इंटरस्टेलर गैस क्या होती है? ये इंटरस्टेलर गैस होती है जिस गैस से स्टार्स का निर्माण होता है, न्यू स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, सूर्य होता है, उसका निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं इंटरस्टेलर गैस बोलते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर इलिप्टिकल गैलेक्सी की बात करें तो देखिए जो इलिप्टिकल गैलेक्सीज होती है ना, वो ओवरऑल जितनी ब्रह्मांड में आप लोगों को गैलेक्सी देखने को मिलेगी 66% अकेले इसी प्रकार की, यानी कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा गैलेक्सीज इलिप्टिकल गैलेक्सीज ही पाई जाती हैं। अब देखिए जो इलिप्टिकल गैलेक्सीज है ना, इनमें लाइटनिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा लाइटनिंग किस में होती है, निम्न में से बताइए। तो इलिप्टिकल गैलेक्सीज में होती है। इलिप्टिकल गैलेक्सीज में लाइटनिंग ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें न्यू स्टार्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर हम इसके मतलब डायमीटर की बात करें कितनी चौड़ी होती है, तो 2 लाख प्रकाश वर्ष। 2 लाख प्रकाश वर्ष का मतलब समझ रहे हैं कि प्रकाश वर्ष, सूर्य का प्रकाश आता है, लाइट स्पीड आप लोगों ने देखी कितनी फास्ट होती है। सोचो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कुछ ही मिनट का समय लगता है, मतलब लगभग में 8 मिनट के करीब में प्रकाश आ जाता है। और यही इसी स्पीड से अगर प्रकाश ट्रेवल करे 1 साल तक, तो वो 1 प्रकाश वर्ष कहलाएगा। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 2 लाख प्रकाश वर्ष, 2 लाख साल तक अगर प्रकाश अपनी स्पीड से चलता रहेगा तो उतनी दूरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बहुत बहुत बड़ी होती है एक ही गैलेक्सी। अगर हम देखिए यहाँ पर इरेगुलर गैलेक्सी की बात करें तो देखिए इसमें मैक्सिमम ओल्ड स्टार होते हैं, मैक्सिमम इसमें ओल्ड स्टार होते हैं। ओवरऑल जितनी गैलेक्सीज पाई जाती हैं 10% इस प्रकार की गैलेक्सीज पाई जाती हैं। अब देखिए इनका कोई आकार ही नहीं होता, तो आकार पढ़ना ही नहीं है। तो इस वजह से आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चीज़ लिखाया है मैंने एक चीज़ यहाँ पर लिखा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए अब आप लोगों ने देखा होगा कि हम दूरी को मापते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में। जैसे कमरिया नापी जाती है तो कहते हैं 32-36, वो आप लोगों ने सुना होगा। तो कमरिया नापी जाती है तो वो सेंटीमीटर में नापी जाती है। इसी तरह से अगर हम अपने यहाँ से स्कूल की दूरी या फिर किसी चाहने वाले के घर की दूरी अगर आप लोग नापते हैं तो किलोमीटर में नापी जाती है। अब देखिए हम ब्रह्मांड में किलोमीटर में नहीं नाप सकते, समस्या उत्पन्न हो जाएगी, फीता कम पड़ जाएगा नापते नापते। तो हम उसको किस में मापते हैं? हम उसको प्रकाश वर्ष में मापते हैं, प्रकाश वर्ष में हम उसको मापते हैं। और इसी तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के रूप में भी नापा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एक अगर हम EU की बात करें ना, तो जो हमारा सन है और पृथ्वी है इसके बीच की जो दूरी है वो 1 इकाई यहाँ पर मानी जाती है। समझ गए आप लोग? इसी तरह से आप लोगों को जो पारसेक है उसमें भी खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापा जाता है। कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। ये क्या होता है, इसमें जो दूरी निकाल ली जाती है ना, इसमें आप लोगों ने देखा होगा जो ट्रायंगल त्रिकोणमिति होती है ना, तो त्रिकोणमिति के हिसाब से यहाँ पर निकाल लिया जाता है ये दूरी। तो एक मतलब एंगल के अनुसार निकाला जाता है। जो लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे, और इसमें आप लोगों को कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ चीज़ें, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 1920 में यहाँ पर जो एडविन हब्बल आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए इन्होंने बताया था कि हमारा ब्रह्मांड है वो विस्तारित हो रहा है। और इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं कि अस्थायी सिद्धांत बाद में दिया गया था हॉयल के द्वारा, तो वो आप लोगों को याद नहीं रखना है, कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है। इधर देखिए हमने प्रकाश और प्रकाश वर्ष की दूरी और ये लाइट ईयर निकाल के दिखाया। ये आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, देखना चाहते हैं वैसे आप सभी लोग इस चीज़ को जानते होंगे। अभी हम लोग आते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के ऊपर। जैसे आप कब पैदा हुए भाई, आपकी भी कोई डेट होगी, आप किसी सन में उसमें में पैदा हुए होंगे। ऐसे हमारा ब्रह्मांड कब पैदा हुआ है, तब आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हमारा ब्रह्मांड है, मतलब हमारा यूनिवर्स है ना, इसके बहुत सारे थ्योरी दी जाती हैं। सभी आप लोग धर्मों में भी देखेंगे अपनी अपनी कहानियां हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें, एक साइंटिफिक थ्योरी देखें जिसके माध्यम से हमें एक अनुमान लगा सके कि हमारा ब्रह्मांड कब बना, तो सबसे ज़्यादा जो सर्वमान्य थ्योरी मानी जाती है वो बिग बैंग थ्योरी मानी जाती है। कौन सी? बिग बैंग। बैंग आप लोग मूवी देखे होंगे। बैंग का मतलब ही क्या होता है? देखिए बिग का मतलब ही तो आप बिग का मतलब तो समझ ही होंगे। बिग का मतलब होता है बड़ा, बैंग का मतलब होता है विस्फोट, यानी कि एक बड़ा विस्फोट। और थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत, यानी कि एक बड़ा विस्फोट हुआ होगा
उसी उसी को लेकर के एक सिद्धांत बना दिया गया, उसी को बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। बैंग का मतलब होता है महाविस्फोट, बहुत बड़ा विस्फोट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है। तो देखिए बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, बिग बैंग थ्योरी कहती है, देखिए पहले एक क्या था, एक सूक्ष्म पार्टिकल था, सूक्ष्म मतलब छोटा पार्टिकल था, एक छोटा पार्टिकल था ना, यही छोटा पार्टिकल था ना, इसी में एक महाविस्फोट हुआ, और महाविस्फोट हुआ। अब देखिए इस इसमें जब महाविस्फोट हुआ ना, तो कम हम एक क्षण उसका समय होता है ना, एक क्षण से भी कम समय में, मतलब इतने कम समय में, एक क्षण से भी कम समय में जो ये मैटर था ना, ये महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट से जो ये मैटर था ना, जो हमारे पूरा ब्रह्मांड में फैल गया, पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, इतना भयानक ही विस्फोट हुआ था। और ये जो सूक्ष्म कण था ना, माना जाता है कि ये सूक्ष्म कण, ये जो सूक्ष्म कण है ना, इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा थी। सोचो आज हम जिस पृथ्वी पर है, जो हमारा इस पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूर्य है, और ऐसे आप लोगों के लिए हजारों, आप लोगों के लिए हजारों अरबों में आप लोगों के लिए जो स्टार्स देखने को मिलेंगे, और फिर आप लोगों के लिए इसी तरह से आकाशगंगा इतनी सारी देखने को मिलेंगी। तो इतना सारा जो मैटर था, सोचो एक सूक्ष्म कण में ही था। आप लोग कहेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो देखिए माना जाता है कि इसकी डेंसिटी बहुत ही हाइयर थी, मतलब इसका घनत्व बहुत ज़्यादा हाइयर था। अब इसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होकर के भाई ये मैटर फैल गया, और यही मैटर फैल गया तो ये गैसीय अवस्था में था, हल्के हल्के इसमें ठंडा हुआ भाई, इसका तापमान हल्के हल्के गिरने लगा। तो तापमान हल्के हल्के गिरने लगा तो इसमें से छोटे छोटे सूक्ष्म कणों का निर्माण हुआ। जो सूक्ष्म कण थे, यानी कि ज़्यादा घनत्व वाले जो कण थे, उनका पहले निर्माण हुआ। वही काम किए, न्यूक्लियर का काम किए, मतलब एक तरह से नाभिक का काम किए। उन्होंने अपने अपनी ओर छोटे छोटे कणों को आकर्षित करना प्रारंभ किया, छोटे छोटे कणों कणों को आकर्षित करना प्रारंभ किया, और इसी तरह से वो मिल करके एक बड़ा पिंड बन गए। अब बड़ा पिंड बन गए, वही बने जा करके वही स्टार्स के रूप में देखने को मिलेंगे। इसी तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो छोटे छोटे कण थे भाई, छोटे छोटे कण भी आपस में मिले, मिल करके वो भी एक पिंड बनाए, और वो सूर्य के चारों ओर घूमने लगे, गोल गोल क्या करने लगे, सूर्य के चारों ओर घूमने लगे। इस तरह से ग्रहों का निर्माण हुआ। उपग्रह का निर्माण क्या हुआ भाई, जो छोटा और छोटा थोड़ा सा नाभिक था, उसने भी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार माल बटोरा, चारों ओर से बोले कि बटोर लो, लूट रहा है, तो उसने भी बटोरा। तो उसके लिए क्या आप लोग देखने को मिलेगा, एक छोटा पिंड बना। जो छोटा पिंड बना था, अब वो देखिए पृथ्वी, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह देखने को मिलेगा, चंद्रमा। अब चंद्रमा है, उसका फोर्स, उसका पृथ्वी के पास में इतना फोर्स नहीं था कि वो चंद्रमा को आकर्षित करके अपने में मिला सके, अपने में मिला सके, इतना तो उसके पास फोर्स था नहीं। और साथ में जो चंद्रमा था ना, उसका उसका भी एक तरह से फोर्स था, उसका भी, अब वो भी पिंड है भाई, बड़ा है, तो वो भी एक आकर्षण बल लगाएगा, वो भी पृथ्वी को नहीं खींच पाया। तो दोनों क्या हो गए भाई, खींचातानी में दोनों संतुलन की अवस्था में आ गए। तो जो आपको देखने को मिलेगा छोटा पिंड था, वो बड़े पिंड के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, बड़े पिंड के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तो इस तरह से उपग्रहों का निर्माण हुआ। और इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा हमारा सूर्य, सूर्य ने ज़्यादा मैटर इकट्ठा की, इसलिए सूर्य क्या है, बड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब जो सूर्य है, अब सूर्य आप लोगों को देखने को मिलेगा बड़ा पिंड है, अब उसके चारों ओर एक छोटा सा पिंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। मानते हैं जैसे ये पृथ्वी है, अब ये पृथ्वी, अब पृथ्वी को ये अपनी ओर आकर्षित करके सूर्य नहीं मिला पाया, इस मैटर को क्यों नहीं मिला पाया, क्योंकि पृथ्वी भी, ये पृथ्वी भी, इसका भी क्या था, एक आकार था, इसका भी एक घनत्व था, तो इसका भी एक आकर्षण बल था। तो सूर्य इसको अपनी ओर खींच रहा था, पृथ्वी क्या कर रही थी, अपने आकर्षण बल के कारण ये प्रति संतुलन की अवस्था में आ गई। तो ये क्या करनी भाई, ये भी लटक गई बीच में, फुल बीच में लटक गई, तो ये बड़ी पिंड के चारों ओर घूमने लगी। तो इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टार्स यानी कि तारों का निर्माण हुआ, इनके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाने लगे, और जो ग्रह थे इनके चारों ओर इनसे छोटे पिंड जो थे, जैसे कि सैटेलाइट, जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उपग्रह देखने को मिलेंगे, जिनको हम लोग उपग्रह बोलते हैं हिंदी में, जैसे कि चंद्रमा। तो ये इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। इस तरह से हल्के हल्के सौर मंडल का निर्माण हुआ, आप लोगों को देखने को मिलेगा इस तरह से सौर मंडल। तो हमारा भी सौर मंडल इसी तरह से निर्मित हुआ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बस। लेकिन देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो महाविस्फोट है भाई हुआ कब, ये माना जाता है जो ये महाविस्फोट है, ये लगभग में 13.5 अरब वर्ष पहले कभी हुआ था, मतलब बहुत पहले हुआ था, 13.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। मानव की उत्पत्ति कब हुई, जो
होमो सेपियंस सेपियंस देखने को मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ 10,000 साल पहले आया है। हम जो लोग हैं, जो हम होमो सेपियंस सेपियंस हैं, जो आधुनिक मानव है, वो कब आया? ये सिर्फ 10,000 साल पहले आया है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो सूक्ष्म कण था, इसी को वास्तव में अगर हम बोले कि गॉड कौन है, तो इसी को हम गॉड मान सकते हैं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जिस चीज़ की भी उत्पत्ति हुई है, वो इस सूक्ष्म कण से हुई है, इसीलिए इसको गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। साथ में इसको हिग्स बोसान भी बोला जाता है, क्योंकि हिग्स बोसान जी थे, उन्होंने बताया था इस सूक्ष्म कण के बारे में, तो उनके नाम पर ही दे दिया गया हिग्स बोसान नाम। तो इसको हिग्स बोसान पार्टिकल भी बोलते हैं, गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो देखिए, इस तरह से मैं आपको बताया था जो किस तरह से यूनिवर्स का निर्माण हुआ, इसी तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारी आकाशगंगा की, भाई देखिए, जो हमारा सौर सिस्टम है, हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी किसके चारों चक्कर लगाती है? सूर्य के। सूर्य का एक अपना परिवार देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं सौर परिवार बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। अब जो ये सोलर सिस्टम है, ये भी तो हमारा सौर परिवार है, किसी ना किसी गैलेक्सी के अंदर तो होगा ना, किसी ना किसी आकाश गंगा के अंदर तो होगा ना। यही आकाश गंगा को हम बोलते हैं मिल्की वे। आखिर इसको मिल्की वे क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो पथ देखने को मिलेगा, इसका पथ देखने को मिलेगा, वो मिल्की वे टाइप का है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, हमारी जो आकाश गंगा है वो मिल्की वे आप लोगों को देखने को मिलेगी। कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ओके, तो देखिए, मिल्की वे गैलेक्सी भी इसको बोला जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, जो सर्पिलाकार होता है ना, स्पाइरल गैलेक्सी होती है ना, वही स्पाइरल गैलेक्सी ही आप लोगों को देखने को मिलेगी, हमारी हमारी गैलेक्सी है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो स्पाइरल गैलेक्सी है वही हमारी गैलेक्सी है। उसी गैलेक्सी के अंदर हमारा हमारा जो सौर सिस्टम है वो पाया जाता है। उसी सौर सिस्टम में ही हमारी एक ग्रह के रूप में जो पृथ्वी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इसके व्यास की, तो 1 लाख, ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र में ये मोटी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसका घूमने का आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज है। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब उल्टी है, ये घूमती है, जैसे सुई की घड़ी घूमती है उसके अपोजिट दिशा में। और अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे सौर मंडल की बात करें, तो जो हमारी गैलेक्सीज हैं, हमारी गैलेक्सी के अंदर में ही हमारा सौर परिवार पाया जाता है। हमारे सूरज के चिंटू मिंटू के साथ में सूरज पाया जाता है। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सौर परिवार है, ये हमारी पूरी क्या है, गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी के केंद्र में हमारा सौर सिस्टम गोल गोल चक्कर लगा रहा है, यानी कि सूरज भी क्या है, चक्कर लगाता है चारों ओर। भाई आप लोगों ने सुना होगा, सूरज किसी का चक्कर नहीं लगाता है, सूरज स्थिर रहता है। पृथ्वी है, सूरज का चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें, कुछ भी स्थिर नहीं है। इसलिए आपकी ज़िंदगी में परेशानियां भी आती हैं, वो भी टल जाती हैं, चली जाती हैं। कोई समस्या आती है तो उससे आपको टूटना नहीं है, क्योंकि वो भी क्या है, एक अस्थिर है ज़िंदगी में, वो भी हल्के हल्के टल जाएगी। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ भी स्थिर नहीं है, सब चीज़ गतिमान है। तो देखिए, आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे हमारी हमारी पृथ्वी है, जैसे हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और जो हमारी पृथ्वी है वो हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य क्या है, केंद्र में है, और वो एक तरह से स्थिर है। लेकिन हमारा सूर्य है, वो भी बेचारा सूर्य क्या करता है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो हमारा आकाश गंगा है ना, गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी में हमारा सूर्य चारों ओर चक्कर लगाता है। और हमारी गैलेक्सी भी स्थिर नहीं है, हमारी गैलेक्सी है वो ब्रह्मांड में गोल गोल चक्कर लगा रही होगी। हमारी पूरी गैलेक्सी है वो क्या कर रही होगी, ब्रह्मांड में चक्कर लगा रही होगी। तो आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो देखिए, हमारा सूर्य है, जैसे कि हमारी पृथ्वी है, वो सूर्य का चारों चक्कर लगाती है 1 साल में, मतलब 365 दिन में लगभग में लगाती है। उसी तरह से हमारा जो आकाश गंगा है ना, हमारी जो आकाश गंगा है वो कितने दिनों में चक्कर लगाती है अपने, सॉरी, हमारा जो सौर सिस्टम है वो अपनी आकाश गंगा के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में लगा लेता है, उसके केंद्र के चारों ओर चक्कर कितने दिन में लगा लेता है? तो उसके लिए 22 करोड़ साल का समय लगता है। कितने समय? 22 करोड़ साल का समय लगता है। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। दूरी कितनी है वो आप लोगों को याद नहीं रखनी है, मैं आपको बता भी नहीं रहा हूँ यहाँ पर, वैसे आप लोग देख सकते हैं। चलिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी मौज मस्ती में आप लोगों को बता दी, वैसे आप लोगों को इतना नहीं पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तारे की विशेषताएं क्या होती हैं। स्टार, तारा कहते हैं तारे जैसा आपको क्या करना है, निखरना है।
देखिए स्टार है, स्टार किसे कहेंगे, तो स्टार एक खगोलीय पिंड है। सूर्य क्या है, एक खगोलीय पिंड है जिसकी अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है। आप लोग देखिएगा सूरज क्या होता है, अपने प्रकाश से, स्वयं के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा भी चमकता है, लेकिन चंद्रमा है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के बाद जब उसको लौटाता है तो वो चमकता है। तो ये चीज देखने को मिली। तो तारे हैं जिनके पास में स्वयं का अपना ऊर्जा और प्रकाश होता है। आखिर इनके पास अपना ऊर्जा और प्रकाश कहाँ से आता है, तो ये अपना ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कैसे उत्पन्न करते हैं, इनके पास में इंजन होता है, उस इंजन से बनाते हैं। वो इंजन कैसे काम करता है, उसमें भी तो कोई फ्यूल पड़ेगा ना। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें जो इंजन चलता है वो इंजन है, वो पद्धति है, वो प्रणाली, वो सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन। आज भी मानव है, परमाणु बम बनाया मानव ने, तो उसमें क्या करे जाते हैं, जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, एटम बम में क्या किया जाता है, जो परमाणु होता है उसका हम क्या करते हैं, विखंडन करते हैं। विखंडन मतलब उसको बीच में तोड़ते हैं। तोड़ना आसान होता है, जोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो ये चीज देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, परमाणु बम में हम क्या कर देते हैं, विखंडन कर देते हैं। हम परमाणुओं को क्या कर देते हैं, विखंडन कर देते हैं। हम परमाणु को जैसे विखंडन करते हैं, विखंडन से एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन फ्यूजन के माध्यम से बहुत ज़्यादा एनर्जी, अगर हमने फ्यूजन की टेक्नोलॉजी अगर प्राप्त कर ली जिस दिन, उसको हम कंट्रोल करना जिस दिन हम सीख गए, उस दिन समझ लीजिए कड़ कड़ में, ईश्वर नहीं, कड़ कड़ में ऊर्जा है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसे पानी बह रहा है, पानी बह रहा है हर जगह, मुफ्त की ऊर्जा, अनलिमिटेड ऊर्जा, फ्री ऊर्जा देखने को मिलेगी। सूरज है वही टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। हम लोग क्या करते हैं, विखंडन से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं परमाणु में। तो देखो परमाणु ऊर्जा हिरोशिमा और नागासाकी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या किया जाता है, जो दो परमाणु होते हैं ना, इसको आपस में क्या कर दिया जाता है, इसका संलयन कर दिया जाता है, फ्यूजन कर दिया जाता है, मिलन कर दिया जाता है। अब दो लोग जहाँ मिलते हैं वहां पर क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, बवाल होता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आप लोगों को दो यहाँ पर अणु देखने को मिलेंगे। इनको आपस में क्या कर दिया जाता है, इसका संलयन कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जब जोड़ा जाता है तो हीलियम बनता है, और साथ में इनके जुड़ने से निकलती है ऊर्जा, निकलती है एनर्जी, निकलती है। तो यही ऊर्जा क्या है, प्रकाश के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगी। यही सूर्य का एक तरह से मेन चीज है। तो इंजन क्या चीज है, सूर्य का जो केंद्र है, अरे मच्छर काट लिया, आप लोग देखने को मिलेगा सूर्य का जो केंद्र है, वही केंद्र क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। जो केंद्र है ना उसमें नाभिक है, वही नाभिक क्या कहलाता है, इंजन कहलाता है। उसी इंजन के अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का फ्यूजन हो रहा है। हाइड्रोजन के फ्यूजन से हीलियम बन रहा है और साथ में एनर्जी निकल रही है। अब देखिए जो हीलियम होता है यही समस्या भी थोड़ा उत्पन्न करता है। देखिए जो हीलियम बना, तो सूर्य के ऊपर आप लोग देखे होंगे कभी कभार धब्बे दिखते हैं। सूर्य के ऊपर क्या दिखते हैं, इसे देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर से मैंने धब्बे बनाए हैं। देखिए इस वाली इमेज को देखिएगा आप लोग, इसमें बीच बीच में धब्बे बनाए हैं। यही धब्बे हैं, यही क्या है, हल्के हल्के जब हीलियम बनता रहता है, ये देखिए एक तरह से हीलियम बन रहा है ना, ये हीलियम जब बनता रहता है समय के साथ में, तो ये सूर्य की सतह पर ब्लैक स्पॉट के रूप में दिखने लगता है, क्योंकि वो क्षेत्र है वो काला काला दिखने लगता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सन स्पॉट, बोलते हैं, धब्बा आ जाते हैं। तो आप क्या लगाइए, गार्नियर लगाइए, फेस वॉश, गोरे हो जाएंगे, सब दाग धब्बे चले जाएंगे। तो वैसे ही सूरज के चेहरे पर दाग धब्बे आ जाते हैं, इसी को बोलते हैं सन स्पॉट बोलते हैं। जो सन स्पॉट होते हैं 11 साल के अंतराल पर आते रहते हैं। देखिए जो ये सन स्पॉट होता है ना, इसमें भी आप लोगों के लिए चमकीला भाग भी देखने को मिलेगा, और साथ में आप लोगों के लिए जैसे कि ये जो सन स्पॉट होता है ना, इस सन स्पॉट का जो चमकीला भाला भाग होता है, मतलब जो लाइटनिंग वाला क्षेत्र होता है, थोड़ा चमकता रहता है, सफेद सफेद हम लोग देखेंगे इसी में, तो इसको हम बोलते हैं पेनएम्बरा बोलते हैं। और जो सेंटर वाला पार्ट होता है, केंद्र वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं एम्बरा बोलते हैं। तो देखिए एम्बरा कौन सा पार्ट होता है, जो सेंटर वाला पार्ट, और इसी में जो धब्बा वाला जो पार्ट है ना, इसी में थोड़ा सा पार्ट चमकता रहता है, जो चमकने वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेनएम्बरा बोलते हैं। समझ गए, कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर देखिए इसका जो हमारा सूर्य है, इसका व्यास आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब 13 लाख
किलोमीटर के करीब में आप लोगों को देखने को मिलेगा। द्रव्यमान है वो आप लोगों के लिए 1990 मिलियन 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 टन देखने को मिलेगा। वो आप लोगों को पढ़ना नहीं है, याद नहीं करना है इतना आप लोगों के लिए। देखिए अगर हम सूरज की संरचना की बात करें, आप लोग सूरज देख सकते हैं, हम यहाँ पर लगाए नहीं है, कोई बात नहीं, यही समझ लीजिए सूरज है। देखिए जो सूरज है आप लोग देखेंगे, देखिए जो सूर्य आप लोगों को देखने को मिलेगा ना, देखिए जो आप लोगों के लिए सूर्य देखने को मिलेगा ना, तो सूर्य में देखिए जो बाहर की आप लोगों के लिए एक पट्टी देखने को मिलेगी, बाहर की एक पट्टी देखने को मिलेगी लगभग में सूर्य की सतह से 300 किलोमीटर चौड़ी जो पट्टी होती है, सूर्य की सतह से 300 किलोमीटर चौड़ी जो पट्टी होती है उसी को फोटोस्फीयर बोलते हैं। ये जो फोटोस्फीयर बोलते हैं, इसका जो तापमान होता है 6000 केल्विन के करीब में आप लोगों को देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मच्छर काटने लगे हैं, मैं थोड़ा सा चार्जिंग पर मतलब ऑल आउट लगा देता हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसको हम फोटोस्फीयर बोलते हैं और इसका जो तापमान होता है वो 6000 केल्विन के करीब में देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग देखेंगे सूरज को कभी आप लोग शाम के समय देखिएगा, लाल लाल होता है, तो ऐसा लगता है सूरज के किनारे किनारे लपटे से निकल रही, क्या लपटे से निकल रही हैं, जो ये गैस की लपटें होती हैं, ये इसी को हम बोलते हैं क्रोमोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये क्रोमोस्फीयर होता है, ये फोटोस्फीयर होता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। क्रोमोस्फीयर क्या होता है, जो गैस की लपटें दिखती हैं, जो लपटें होती हैं उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। ओके, समझ गए आप लोग, कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है एक सूर्य के अंदर जैसे 70% के करीब में इसमें हाइड्रोजन है, हीलियम 28% के करीब में, कार्बन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, और ये फेरस वेरस निकल विकल इसमें थोड़ा पाया जाता है, वो चीज़ देखने को मिली। आप लोगों को इतना परेशान नहीं होना है। ओके, तो देखिए ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए जो स्टार होता है ना उसका कलर देख सकते हैं आप लोग, अगर देखिए स्टार है उसका कलर आप लोगों के लिए रेड दिखे, और फिर एक स्टार है उसका कलर आप लोगों के लिए वाइट दिखे, और एक स्टार है जिसका कलर ब्लू दिखे, तो आप लोग देखेंगे कि इधर से इधर जाएंगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसका तापमान क्या बढ़ता चला जा रहा है। भाई से कुछ लोग समझ सकते हैं जिस सूर्य का रंग लाल लाल दिखेगा वो सबसे ज़्यादा तापमान होगा, क्योंकि लाल रंग क्या है, खतरे का निशान है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो लाल दिखेगा यानी कि उसका तापमान थोड़ा कम है, वाइट दिखेगा मतलब उसका तापमान लाल वाले से क्या है, ज़्यादा है, और जिसका काम ब्लू ब्लू दिखे, नीला दिखे, यानी कि उसका तापमान क्या है, बहुत ज़्यादा। कहते नहीं है एकदम नीला नीला पड़ गया गुस्से में, तो वही चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जैसे सेकंड नियरेस्ट सन कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी देखने को मिलेगा, उसके बाद में अल्फा सेंटोरी देखने को मिलेगा। जैसे हमारा सन है वो सबसे पास में है, उसके बाद दूसरा कौन सा ऐसा सबसे निकटतम सूर्य है हमारे, तो वो प्रॉक्सिमा सेंटोरी देखने को मिलेगा, प्रॉक्सिमा सेंटोरी देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों के लिए इतना याद नहीं रखना है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा तारों के बारे में। मतलब जो तारे होते हैं ये कई रूपों में बदल सकते हैं, जैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए जो एक सूर्य होता है, हमारे सूर्य से अगर 1.5 गुना बड़ा सूर्य है तो वो सूर्य किस तरह से समाप्त होगा, अगर हमारा जैसे हमारा सूर्य है उससे अगर कोई सूर्य 1.5 गुना से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है तो वो किस तरह से बाद में उसका अंत होगा। हर चीज़ का अंत होता है, जिसका उद्भव होता है उसका अंत होता है इस दुनिया में। तो सूर्य है उसका भी उत्पन्न भी होता है, और आप लोगों को हल्के हल्के वो बाद में नष्ट भी हो जाता है बूढ़ा करके। ऐसे 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 जो तारे होते हैं जो हमारे तारे से, हमारे सन से 3 गुना से ज़्यादा बड़े होते हैं, वो किस तरह से समाप्त होते हैं, तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो मैं पहले बताता हूँ, पहले वाले की कंडीशन बताता हूँ। देखिए आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा, देखिए जो पहला वाला आप लोग देखिएगा, मैं इस पर ज़्यादा राइट नहीं कर पाता हूँ हाथ से। देखिए अगर हम बात करें जो हमारा सूर्य है वो 1.5 गुना, हमारे सूर्य से कोई तारा है वो 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि देखिए उसमें हाइड्रोजन हल्के हल्के समाप्त हो जाता है, ईंधन क्या होता है हल्के हल्के समाप्त हो जाता है। और आप लोगों को देखने को मिलेगा जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो उसमें जो हीलियम होता है ना, हीलियम का उपयोग होना प्रारंभ हो जाता है, हीलियम को ईंधन के रूप में यूज करने लगते हैं। जब देखिए हीलियम का उपयोग किया जाता है ना तो यहाँ पर एनर्जी बहुत तेजी से निकलती है, और ये बहुत तेजी से हीलियम समाप्त हो जाता है। हीलियम क्या होता है, बहुत तेजी से समाप्त हो जाता है। जब हीलियम का भी उपयोग हो जाता है तब आप लोगों को देखने को मिलेगा
कि यहाँ पर अचानक से एकाएक पहले तो इसका आकार बढ़ता है। पहले क्या होता है, एकाएक इसका आकार बढ़ता है और हल्के हल्के इसमें शीतलन की प्रक्रिया भी प्रारंभ होती है। मतलब ये जो स्टार होता है ना, ये ठंडा होना प्रारंभ हो जाता है। जब ये ठंडा होना प्रारंभ होता है तब देखिए एक बड़ा सा रूप दिखता है जिसको हम बोलते हैं लाल दानव बोलते हैं। लाल दानव जिसको बोला जाता है रेड गेंट के नाम से। मतलब गेंट आप लोगों ने सुना होगा कौन होता है, ऐसे राक्षस होता है भाई, लाल दानव के नाम से जाना जाता है। ओके, ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब देखिए जो ये लाल दानव इसको हम बोलते हैं, जो स्टार होता है, स्टार क्या होता है, जैसे स्टार है, स्टार के अंदर हल्के हल्के उसका ईंधन खत्म हो गया, हाइड्रोजन खत्म हो गया, हाइड्रोजन खत्म हो गया तो जो हीलियम बना हुआ है, हीलियम का उपयोग होना प्रारंभ हो जाता है। जब हीलियम का उपयोग होना प्रारंभ होता है तो एकाएक इसका आकार बढ़ने लगता है, आकार बढ़ने लगता है और ये शीतलन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब शीतलन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो ये लाल लाल दिखने लगता है, एक दानव की तरह दिखने लगता है। तब हम इसको बोलते हैं रेड गेंट बोलते हैं, लाल दानव बोलते हैं। अब आप लोगों को देखने को मिलेगा जब देखिए हीलियम अब समाप्त हो जाता है, हल्के हल्के भैया हीलियम का उपयोग हो रहा है, अब हीलियम भी एक समय में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हीलियम का उपयोग बहुत जल्दी हो जाता है। हीलियम क्या होता है, जल्दी से खत्म हो जाता है, मतलब कुछ ही मतलब आपको हजारों साल, कुछ ही हजारों सालों के अंदर ही खत्म हो जाता है। तब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ऊर्जा उत्पादन तो बंद हो जाता है, अब कोई फ्यूल ही नहीं बचा, हाइड्रोजन भी खत्म, हीलियम भी खत्म, अब कोई ईंधन तो बचा नहीं, तो यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होना बंद हो जाती है। जब ऊर्जा उत्पन्न होना बंद हो जाती है तब बाह्य परतों में विस्फोट होता है। जो इसकी बाह्य परत होती है ना, वो फूट जाती है, विस्फोट हो जाती है, धमाक से होती है और वो परत टूट जाती है, इसके ऊपर की परत टूट जाती है। आप लोग देखने को मिलेगा, मतलब बाहर की परत हो जाती है, उसमें विस्फोट हो जाता है। तो शेष जो केंद्र बचता है, मतलब जो अधिक घनत्व वाला अंदर जो मैटर होता है, जिसको हम केंद्र बोलते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर बोलते हैं, वही बचता है सिर्फ। और तो चीज़ क्या होती है, वो फूट करके चली जाती है। धीरे धीरे इसमें देखिए शीतलन की प्रक्रिया वो प्रारंभ रहती है, क्योंकि अब भैया ऊर्जा तो है नहीं, इसलिए इसमें शीतलन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिससे क्या होने लगता है, धुंधला होने लगता है, धुंधला होने लगता है। और जब देखिए इसमें शीतलन होगा तो इसमें संकुचन भी तो होगा। अब ये क्या करने लगता है, जब ये लाल दानव होता है तब तो ये बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे अब कतई ऊर्जा का उत्पादन ही नहीं हो रहा है तो ये हल्के हल्के क्या होने लगता है, इसका आकार कम होने लगता है। जब आकार कम होने लगता है और साथ में शीतलन की प्रक्रिया भी होती है, शीतलन की प्रक्रिया से ये धुंधला भी होने लगता है। अब ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो रहा है, इस वजह से ये सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगता है। लाल से क्या हो जाता है, सफ़ेद लाल दिखता है तो इसको लाल दानव बोलते हैं। अब इसका रंग हल्के हल्के सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है तो हम इसको श्वेत बामन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वाइट ड्राफ्ट बोल देते हैं, श्वेत बामन बोल देते हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब देखिए जो ये श्वेत बामन है, जब ये पूरी तरह से हल्के हल्के शीतलित हो जाता है, शीतलित होकर के ये काला पड़ जाता है, क्या हो जाता है, अभी जो शीतलन की प्रक्रिया चल रही थी, अब देखिए तब हमने उसको क्या बोला, सफ़ेद सफ़ेद जब हमको ये दिखने लगा था तब हम इसको श्वेत बावन बोल दिया, वाइट ड्राफ्ट बोल दिए। अब क्या होता है, वाइट ड्राफ्ट हल्के 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 ठंडा होता चला जाता है। जब ठंडा होता चला जाता है तो ये हल्के हल्के काला पड़ने लगता है, एकदम डार्क हो जाता है। और आपको देखने को मिलेगा इसके जो केंद्र होता है वो कार्बन का बना हुआ होता है। अभी काला काला दिखने लगता है, इसीलिए हम इसको वाइट ड्राफ्ट की जगह इसको हम ब्लैक ड्राफ्ट बोल देने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं, ब्लैक ड्राफ्ट बोलने लगते हैं, श्वेत बामन बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं, श्वेत बामन बोलने लगते हैं, ब्लैक ड्राफ्ट बोलने लगते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वरना मैं पढ़ाता चला जाऊँ गड़बड़ हो जाए सब। तो ये चीज़ आप लोग देखने को मिलेगी। तो इस तरह से देखिए, अभी मैं आप लोग एक बार दिखा देता हूँ, वैसे चलिए मैं एक साथ पूरा रिवाइज करा दूंगा। अब देखिए हम दूसरा स्टार देखते हैं। अगर एक स्टार है वो हमारे सूर्य से 1.5 गुना से 3 गुना बड़ा है तो वो कैसे समाप्त होगा, उसकी उसकी एक मतलब जीवन कैसा होगा, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, पहले तो वही सेम प्रोसेस होगा, जैसे कि उसमें हल्के हल्के हाइड्रोजन खत्म होगा, हाइड्रोजन के बाद हीलियम यूज होना प्रारंभ हो जाएगा, हीलियम का यूज होना प्रारंभ होगा तो एकाएक उसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब आपको देखने को मिलेगा ये और भी ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि देखिए ये स्टार ही बड़ा है तो ये ज़्यादा बड़ा होता है। तब हम इसको रेड गेंट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, वही सेम प्रोसेस देखने को मिलेगा। ये भी क्या बनता है, पहले रेड गेंट में परिवर्तित होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए लाल दानव में लाल दानव, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा होता है तो इसके लाल महादानव बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लाल महादानव बोल देते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसका जो आकार होता है ना, हमारा सौर मंडल है, ऐसे सौर मंडल के बराबर इसका आकार होता है। और इसमें भारी तत्व आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ओके, भारी तत्व क्या होते हैं इसमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे आप लोगों के लिए। और
ये इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा ये बड़ा होता है, इस वजह से इसमें दबाव भी ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि भाई भारी चीज़ें उसमें दबाव ज़्यादा होगा। और केंद्र में जब विस्फोट होता है तो वो भयानक विस्फोट होता है। अब देखिए ये बड़ा है, इतना बड़ा, सोचिए हमारा सौर मंडल कितना बड़ा है, वो सौर मंडल के बराबर ही होता है। अब इसमें विस्फोट होता है तो एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, इसीलिए इसको सुपरनोवा बोलते हैं, यानी कि सुपर विस्फोट होता है इसके अंदर, सुपरनोवा बोला जाता है। सुपरनोवा एक बड़ा सा महाविस्फोट होता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब देखिए इस सुपरनोवा में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ये न्यूट्रॉन में बदल जाते हैं, मतलब न्यूट्रॉन में बदल जाते हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल करके न्यूट्रॉन बन जाते हैं। और आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका जो व्यास है ना, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा 10 किलोमीटर तक हो जाता है, और इसका घनत्व है वो बहुत। सोचिए हमारा सौर मंडल इतना बड़ा, हमारा सौर मंडल इतना बड़ा, इतनी बड़ी चीज, अब क्या हुआ जब उसमें विस्फोट होता है, यानी कि सुपरनोवा में जब वो कन्वर्ट होता है, सुपरनोवा में कन्वर्ट होता है कि नहीं, महाविस्फोट होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, इतने पास में आ जाते हैं, और साथ में इनसे न्यूट्रॉन का निर्माण हो जाता है। तो इस वजह से इसका घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि सोचिए इनका व्यास कितना रह जाता है, 10 किलोमीटर। सोचिए एक सौर मंडल के बराबर चीज़ कितनी हो जाए, 10 किलोमीटर। यहाँ से आपके चाहने वाले के घर की दूरी इतना ही बचता है, 10 किलोमीटर। तो सोच सकते हैं ना इसका घनत्व कितना ज़्यादा होता है। तो जल से करोड़ों गुना ज़्यादा इसका घनत्व होता है। तो इससे बनता है न्यूट्रॉन स्टार बनता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। और इस न्यूट्रॉन स्टार से रेडियो तरंगे हैं, ये उत्सर्जित होती रहती है पल्स के रूप में। जैसे आप लोगों की पल्स नमक चलती है ना, ऐसी पल्स के रूप में, ऐसे ऐसे पल्स के रूप में रेडियो तरंगे हैं वो उत्सर्जित होती रहती हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं, अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक महाकाय तारा है। महाकाय तारा का मतलब क्या है, ये तारा है मतलब एक ऐसा स्टार है जो हमारा स्टार है, उस हमारे स्टार से भी वो बहुत बड़ा है, मतलब 3 गुना से ज़्यादा बड़ा है, यानी कि बहुत बड़ा है। तो आप लोग को देखने को मिलेगा इसमें भी हाइड्रोजन हल्के हल्के खत्म होगा, हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, फिर हीलियम का उपयोग होना प्रारंभ होगा। तो एकाएक इसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसको भी क्या बोल देंगे, लाल दानव। लेकिन ये बड़ा होगा तो लाल महादानव बोल देंगे। ओके, तो ये चीज़ देखने को मिलेगा। ये भी क्या होता है फिर हल्के हल्के, इसमें भी एक महाविस्फोट होता है, महाविस्फोट होता है, यानी कि ये सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाता है, ये सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाता है। और आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका आकार और ज़्यादा बड़ा होता है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें द्रव्यमान भी बहुत ज़्यादा रहता है, द्रव्यमान बहुत ज़्यादा रहता है, इसकी डेंसिटी भी क्या रहती है, हाई रहती है। आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब इसके केंद्र में फिर संकुचन होना प्रारंभ होता है। संकुचन से क्या होता है, इसकी डेंसिटी वेरी हाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो देखिए ये श्याम वेबर, जो श्याम वेबर होता है ना, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। श्याम वेबर इसी को बोलते हैं ब्लैक होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं। यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ब्लैक होल में अगर प्रकाश भी चला जाता है, कहा जाता है कि प्रकाश भी लौट करके नहीं आता है, प्रकाश को भी वो खा जाता है। टार्च मारोगे तो प्रकाश जा करके लौट के ही नहीं आएगा। तो इसी वजह से जो ब्लैक होल है ना, इसकी स्टडी करना बड़ा ही मुश्किल हो गया, क्योंकि जब हम इसमें रेडियो तरंगे भेजते थे, हम इसमें प्रकाश तरंगे भेजते थे, हम इसमें किसी अन्य प्रकार की तरंगे भेजते थे, जो जाती थी वो लौट के ही ना आती थी। बड़ी समस्या, क्योंकि देखिए जब हम किसी चीज़ की इमेज लेंगे तो उसमें पहले जाना चाहिए, जो भी चीज़ टकरा करके लौट के आएगी तो तभी तो इमेज बनेगी। अब इसमें जो चीज़ जाती थी वो लौट के ही नहीं आती थी, इतनी मोहब्बत हो जाती थी। तो आप लोग सोचिए, अगर ब्लैक होल में अगर हमारी पृथ्वी चली जाए तो वो गायब हो जाएगी। ब्लैक होल में गायब कैसे हो जाती है, गायब वायब कुछ नहीं होता है। आपको देखने को मिलेगा इसमें आकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है ना, क्योंकि इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है। अब जिसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा, उसका आकर्षण बल भी बहुत ज़्यादा होगा। अब देखिए इसमें हमारी पृथ्वी चली जाए तो पृथ्वी हमारी एक फुटबॉल से भी, एक गेंद की तरह हो जाएगी। सोचो हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी फुटबॉल है, वो गेंद आप लोग कभी खेलते होंगे, झाड़ी में खो जाती होगी, ढूंढना मुश्किल हो जाता है। छोटा सा ग्राउंड होता है, बल्कि उस ग्राउंड से बड़ा आपका सिटी है, सिटी से बड़ा आपको देखने को मिलेगा आपका एक, जिस जिले में रहते होंगे वो होगा, जिले से बड़ा मंडल होता है, मंडल से बड़ा राज्य होता है, राज्य से बड़ा आपका देखने को मिलेगा देश होता है। अब देश से भी बड़ा आप लोगों के लिए महाद्वीप देखने को मिलेगा, महाद्वीप से भी बड़ा हमारी दुनिया देखने को मिलेगी। अब सोचिए ऐसी दुनिया कितनी सारी। तो सोचिए पृथ्वी कितनी बड़ी हमारी, अब पृथ्वी चली जाए वो एक गेंद के बराबर हो जाए, लगेगा यार हमारी पृथ्वी कोई खा गया, किधर चली गई। तो एक जैसे दांत में नहीं लग जाते थोड़ा सा सामान, वैसे ही आपको देखने को मिले। तो इसमें कोई ये खाता नहीं है
क्या कर देता है, उस जैसे पृथ्वी जाएगी तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, मतलब ये इसमें संकुचन होता है, इसकी डेंसिटी बहुत क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, जिससे इसका आकार छोटा हो जाता है और ये वो वहाँ पर जाकर के एक तरह से खो जाती है। इसलिए कहते हैं कि भाई वहाँ पर जाकर के चीज़ें गायब हो जाती हैं, गायब नहीं होती, वो मतलब कोलैप्स हो जाती हैं एक तरह से, मतलब उनका आकार छोटा हो जाता है। फिर वो कभी आकर्षण फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ से कोई चीज़ बाहर जल्दी नहीं आ पाती। ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। वैसे ये देखिए डिजेनरेटेड मैटर के बारे में हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि मतलब इतना ज़्यादा डेंसिटी किसी का हो सकता है क्या, तो वो चीज़ हम आपको बताए थे। यहाँ पर देखिए हम आप लोगों के लिए ऑर्बिट्स के बारे में बताए थे, ये भी पेपर में आप लोगों से नहीं पूछेगा, जो पेपर में पूछ सकता है ये पूछ सकता है आप लोगों से। चंद्रशेखर सीमा के बारे में, चंद्रशेखर सीमा, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 1983 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। सोच सकते हैं भारतीय बहुत आगे हैं, बस भारतीय हैं वो अपना पोटेंशियल समझते नहीं। सोचो जो चंद्रशेखर जी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मतलब जो डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी देखने को मिलेंगे, इन्होंने कॉपी पेन पे ही बता दिया कि कौन सा स्टार है, कौन सा स्टार है वो व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा, वो ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा, और कौन सा स्टार सुपरनोवा के साथ में ब्लैक होल बनेगा, या कौन सा सुपरनोवा के साथ में न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, कॉपी पेन पे बता करके चले गए। इतनी बड़ी आप लोग देख सकते हैं कि देखिए मतलब एक तरह से गणितज्ञ थे, तो इन्होंने ये चीज़ बताई थी, तो एक सीमा बताई थी कि देखिए अगर इस सीमा से बड़ा कोई स्टार है तो वो, इस सीमा से बड़ा स्टार है तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होकर के उसका जीवन समाप्त होगा। लेकिन अगर इस सीमा से कम है तो देखिए वो वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होकर के फिर ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसका जीवन हल्के हल्के समाप्त हो जाएगा। देखिए वैसे समानता स्टार है जहाँ से इंसान का उद्भव होता है, फिर जाकर के उसकी समाप्ति भी होती है। किसी भी चीज़ की, कोई भी वस्तु है अगर वो उत्पन्न हुई है तो समाप्त होगी, और समाप्त होगी तो समझ लीजिए वो समाप्ति है वो उसका अंतिम बिंदु नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। तो इसी तरह से स्टार जब एक दिन खत्म होता है तो वो स्टार खत्म नहीं होता है बल्कि एक नया जन्म लेता है। आप अभी हम आपको बताए थे एक सुपरनोवा के बारे में, एक महाविस्फोट के बारे में बताए थे। जो ये सुपरनोवा होता है ना, ये एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। ये विस्फोट जब होता है तब यहाँ से ही जो मैटर होता है ये बिखर जाता है हमारे ब्रह्मांड में, और वहाँ से नए स्टार जन्म लेना प्रारंभ करते हैं, मतलब और ज़्यादा स्टार फिर बनना स्टार्ट होते हैं। तो यानी कि जो अन्य स्टार है ना, उनकी उनकी उत्पत्ति वहां से प्रारंभ हो जाती है। तो वो चीज़ आप लोग को देखने को मिली। तो चंद्रशेखर सीमा के बारे में आपको देखना है। 1.44 गुना इन्होंने सीमा दी थी कि कोई भी स्टार है वो हमारे सूर्य से 1.44 गुना अगर बड़ा है तो वो न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में परिवर्तित होगा, अगर इससे छोटा है तो वो व्हाइट ड्वार्फ और फिर ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा। ये चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप लोग इसको देख सकते हैं। मैं आप लोग को एक बार रिकॉल करा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए मच्छर है, तो देखिए आप लोग इसको देख सकते हैं कि सूर्य है अगर वो 1.5 गुना के, कोई स्टार है वो हमारे सूर्य से 1.5 गुना बड़ा है, तो वो किस तरह से पहले लाल दानव में बदलेगा, लाल दानव से फिर वो देखिए श्वेत बामन में बदलेगा, मतलब व्हाइट ड्वार्फ में बदलेगा, फिर व्हाइट ड्वार्फ से ब्लैक ड्वार्फ में, यानी कि यहाँ पर जो श्याम बावन भी जिसको बोलते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर अगर वो स्टार है वो 1.5 से 3 गुना तक बड़ा है, तो वो पहले महादानव में बदलेगा, महादानव मतलब लाल महादानव में बदलेगा, फिर वो सुपरनोवा में बदलेगा, और फिर देखिए सुपरनोवा के बाद में इस तरह से वो न्यूट्रॉन स्टार के साथ में अपना जीवन समाप्त कर देगा। फिर इसी तरह से अगर हम महाकाय सूर्य की बात करें तो वो पहले लाल महादानव में बदलेगा, फिर उसमें सुपरनोवा में बदलेगा, सुपरनोवा में बदलने के बाद में ब्लैक होल में बदल जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, बड़ी ही सिंपल है। हम लोग बात कर लेते हैं ग्रह की, बात कर लेते हैं प्लैनेट की, बात कर लेते हैं। जैसे हम जिस पर रहते हैं, प्यारी सी पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी भी क्या है, एक आपको ग्रह देखने को मिलेगा। तो देखिए जो प्लैनेट क्या होता है, प्लैनेट एक ऐसा खगोलीय पिंड, ये भी क्या है, एक खगोलीय पिंड है, एक ऐसा खगोलीय पिंड जिसकी अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, साथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको हम बोलते हैं ग्रह बोलते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी भी क्या है, ग्रह के जैसे पृथ्वी, उसके पास में अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं, वो सूर्य से लेती है, और साथ में वो स्टार के चारों ओर चक्कर लगाती है। हमारा स्टार कौन है, सूर्य, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको हम बोलते हैं ग्रह। और ग्रह इसी तरह से उपग्रह भी बता देते हैं। उपग्रह क्या होता है, इसके पास में भी अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, तो हम इसको भैया, जब इसके पास में भी ऊष्मा और प्रकाश नहीं
और ग्रह के पास में भी अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं, तो हम उसको ग्रह और इसको उपग्रह क्यों बोल रहे हैं? देखिए, इसको उपग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, इस वजह से इसको उपग्रह बोलते हैं। इसी तरह से बौने ग्रह देखिए, जैसे प्लूटो, पहले प्लूटो को पहले पूरा ग्रह माना जाता था, लेकिन बाद में माना गया अभी ये क्या है, बच्चा है बेचारा, पूर्ण विकसित नहीं हो पाया, ये बौना रह गया, नाटा रह गया बेचारा। तो 2006 में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसको बाद में श्रेणी से बाद में निकाल दिया गया था। इसकी खोज-बोज हुई थी, पहले इसको ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, फिर बाद में इसको हटा करके बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया। बौने ग्रह की श्रेणी में, क्योंकि ग्रह होने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उसका एक सेपरेट अमाउंट में उसका आकार होना चाहिए, उसका अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें, और साथ में उसकी निश्चित कक्षा होनी चाहिए। लेकिन ये जो प्लूटो है ना, इसकी एक निश्चित कक्षा नहीं, ये क्या कर देता है, ये दूसरे के यहाँ जाकर के अतिक्रमण कर देता है। जैसे बोला जाता है भैया तुमको अपनी गली में घूमना है, ये अपनी गली में नहीं बल्कि दूसरे की गली में घुस जाता है ऐसा करके। ओके, तो जो अरुण के बाद में वरुण आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये वरुण की कक्षा में चला जाता है टहलते टहलते, यानी कि ये क्या करता है, एक निश्चित कक्षा पर नहीं बल्कि ये अपनी कक्षा को विचलित भी कर देता है। इस वजह से बोले कि अरे ये थोड़ा लुत्फ से इसको निकालो इधर से बगल से, तो इस वजह से इसको निकाल के इधर रख देंगे। तो ये चीज़ आप लोग देखने को मिलेगी। और देखिए इसी तरह से यहाँ पर सेरस आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये भी जैसे हमारा बुध है ना, उसके 1/5 भाग के बराबर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये भी बौना ग्रह ही है एक। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, थोड़ी सी चीज़ें बताते हैं। जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा क्षुद्र ग्रह। देखिए बहुत सारी आप लोगों ने वोकैब देखी होंगी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि ग्रहाई का मतलब एस्ट्रॉइड क्या होता है, कॉमेट्स क्या होते हैं, ट्रोजन ग्रह क्या होते हैं, मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, मेट्रॉइड क्या होता है, सभी के बारे में बता देते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा जूम नहीं करता हूँ, ऐसे ही आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा जूम चलिए कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ क्षुद्र ग्रह, जिसको हम बोलते हैं ग्रहिका, एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। ग्रहिकाएं क्या होती हैं, छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं, छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं। जैसे कि आपका गुस्सा आ जाता है, आप क्या करते हैं, अद्धा उठा करके किसी को मार देते हैं, वैसे ही अद्धे टाइप के छोटे छोटे आप लोगों के लिए देखने को मिलेंगे हमारे ब्रह्मांड में घूमते हुए पिंड हैं। आप लोग देखने को मिलेगा जो हमारा मार्स है और साथ में जुपिटर है, यानी कि जो हमारा मंगल ग्रह है, और साथ में बुध ग्रह है। इन दोनों के बीच में ऐसी इन अद्धों की क्या है समझ लीजिए, जो डेला अद्धे हैं ना, इनकी एक पट्टी पाई जाती है। ये जो पट्टी पाई जाती है, इन खगोलीय पिंडों की पट्टी पाई जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रॉइड बोलते हैं। क्या ध्यान रखना है, मेन चीज़ है कि ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लीजिए, और इसमें कोई ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आप लोग देख सकते हैं जो ये क्षुद्र ग्रह है, इनमें सबसे बड़ा सीरीस आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसका आकार काफ़ी ज़्यादा बड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इन्हीं में से जैसे कि ये क्षुद्र ग्रह कभी कभार ये पृथ्वी की कक्षा में भी आ जाते हैं और पृथ्वी पर आकर के टकरा जाते हैं। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में जो लूनार झील आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये लूनार झील है ना, ये मानी जाती है कि जो मतलब जो लूनार झील है ना, मानी जाती है कि यहाँ पर जो उपग्रह था ना, सॉरी जो क्षुद्र ग्रह था, यही आकर के टकराया और इसी के टकराने से ये निर्मित हो गई। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम लोग आगे बढ़े, अगर हम बात करें यहाँ पर कॉमेट्स की बात करें, धूमकेतु की बात करें, धूमकेतु जिसको बोलते हैं पुच्छल तारा, क्योंकि इसकी पीछे पूंछ निकली रहती है इसलिए इसको पुच्छल तारा बोलते हैं। ये क्या होती है, जमी हुई अवस्था में गैस है, गैस जो होती है वो जमी हुई अवस्था में होती है, जिस कारण एक खगोलीय पिंड का रूप ले लेती है। तो एक ऐसा खगोलीय पिंड जो गैस से निर्मित होता है, लेकिन ये गैस किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में आप लोगों को देखने को मिलेगी, मतलब जमी हुई अवस्था में जो गैस होती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी को बोलते हैं पुच्छल तारा बोलते हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा ये शनि की कक्षा में कभी कभार आते हैं, तो शनि की कक्षा में आने से कभी कभार दृश्यमान हो जाते हैं, मतलब चमकने लगते हैं, दिखने लगते हैं, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि हेली धूमकेतु है, हेली धूमकेतु है ना, ये समय समय पर पृथ्वी की कक्षा में आता रहता है, 76 वर्ष में टहलने आ जाता है। चलो थोड़ा सा दिखाते हैं पृथ्वी को भी कैसी है, तो पृथ्वी को भी दिखाते हैं, लेकिन ये बाहर वाली है इसलिए कभी कभार ही आता है बेचारा, घर वाली के साथ में हमेशा रहना पड़ता है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये कभी कभार शनि की कक्षा को छोड़ करके हेली धूमकेतु है पृथ्वी की कक्षा में आ जाता है, 76 वर्ष में आ जाता है। कब, 76 वर्ष में कभी कभार घूमने टहलने आ जाता है पृथ्वी की कक्षा में। अभी कब आएगा, अब ये 1961 में आएगा अपनी बाहर वाली को देखने के लिए, यानी कि अपनी पृथ्वी को देखने के लिए 1961 में आएगा
हेली धूमकेतु है, कहेगा चलो देखाते हैं बाहर वाली वरना नाराज हो जाएगी। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए ओके, देखिए क्षुद्र ग्रह जैसे नासा है ना, उसने पृथ्वी के निकटतम क्षुद्र ग्रह जो बेन्नी देखने को मिलेगा ना, उसके लिए एक अंतरिक्ष यान भेजा है आप लोगों के लिए। ओरिसिस रेक्स करके एक अंतरिक्ष यान भेजा है, वो इसका स्टडी करेगा, मतलब जो निकटतम क्षुद्र ग्रह है ना, इसकी स्टडी करेगा, इसके बारे में जानकारी दे करके भेजेगा। नासा के द्वारा ही भेजा गया है। और यहाँ पर आप लोग और भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लूसी है, वो बृहस्पति का जो ट्रोजन ग्रह है ना, बृहस्पति का जो ट्रोजन ग्रह है 2021 में जा करके उसका स्टडी किया था जा करके। और 16 साइकी आप लोगों को देखने को मिलेगा। 16 साइकी मिशन है, मतलब ये पूछेगा नहीं पेपर में आप लोगों से। 16 साइकी मिशन है, ये पृथ्वी के जो 16 साइकी है ना, ये पृथ्वी का जैसे कोर है उसकी स्टडी करने के लिए भेजा गया, लेकिन हमारे पृथ्वी के कोर में तो जा नहीं सकते, तो इस वजह से 16 साइकी है उसके कोर की स्टडी करेगा जा करके। तो क्योंकि उसका कोर जैसा होगा वैसे हमारी पृथ्वी का भी कोर हो सकता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब पृथ्वी की कोर से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो 16 साइकी आप लोग ध्यान रखना है, थोड़ा सा चल रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एक सेकेंड मैं आप लोगों को बताता हूँ ट्रोजन ग्रह के बारे में बताता हूँ। ट्रोजन ग्रह क्या होते हैं, ये देखिए पृथ्वी के साथ मतलब पृथ्वी के साथ ये चक्कर लगाते रहते हैं, मतलब 60 डिग्री के क्रमनांतर में इस तरह से चक्कर लगाते रहते हैं। और बुध और बृहस्पति के यहाँ पर आप लोगों के लिए ट्रोजन ग्रह यानी कि क्षुद्र ग्रह आप लोगों को ये वाले ग्रह नहीं देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये चीज़ है। और यहाँ पर कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है, जैसे कि 2010 में TK7 है, वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एस्ट्रॉयड और उल्का पिंड, देखिए यहाँ पर जो उल्का और उल्का पिंड दोनों में कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर एस्ट्रॉयड उल्का क्या है, देखिए तीव्र गति से घूमने वाले खगोलीय पिंड जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे उनको हम उल्का बोलते हैं। यही उल्का क्या होते हैं, यही उल्का कभी कभार पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो ये जलने लगते हैं। तब जब ये जलने लगते हैं तब हम सोचते हैं अरे तारा टूट रहा है, तारा टूट रहा है, और मांग लेते हैं कि अरे वो पड़ोसी ना क्या हो जाए, हमारी हो जाए, क्योंकि तो वो चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो स्टार नहीं टूटता है। यही उल्का पिंड हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं और हमको लगता है कि तारे टूट रहे हैं आसमान में रात में, तो ये तारे नहीं टूटते हैं, यही उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या है, आप लोगों के लिए जो छोटे छोटे पिंड तीव्र गति से ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं उन सभी को हम उल्का बोल देते हैं। और यही जब पृथ्वी पर आकर के गिरते हैं, ये सोचिए अंतरिक्ष से कोई भी पिंड, अंतरिक्ष से कोई भी खगोलीय पिंड हमारी पृथ्वी पर आकर के गिरेगा, सतह पर गिरेगा, तब हम उसको उल्का पिंड बोलते हैं, मेट्रॉइट बोलते हैं। कोई भी चीज़ आकर के गिरे, चाहे वो ठोस गैस हो, पिंड हो, पत्थर हो, ईंटा हो, कुछ भी हो, समझ लीजिए कोई भी खगोलीय पिंड अगर पृथ्वी पर आकर के टकराया तब हम उसको बोल देते हैं उल्का पिंड बोल देते हैं, मेट्रॉइट बोल देते हैं। जैसे कि ओरिजोना आप लोगों को देखने को मिलेगा जो एक मेट्रॉइट है, बहुत बड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा जो गिरा था। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया, जैसे देखिए यहाँ पर मेट्रॉइट्स क्या होते हैं, जो इनको देखिए शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, मैं आपको बताना भूल गया। देखिए जो ये उल्का पिंड है, जब हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो ये जलने लगते हैं, तभी हम इनको शूटिंग स्टार बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, शूटिंग स्टार इनको बोल देते हैं। जैसे देखिए ये मानते हैं एक खगोलीय पिंड है, ये अंतरिक्ष में गोल गोल घूम रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मेट्रॉइड्स बोलेंगे। अब जब हमें हमारे वायुमंडल में एंटर कर जाता है तो इसको मेटेओर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मेटेओर बोल देते हैं। और यही पिंड है जब हमारी पृथ्वी की सतह पर आकर के टकरा आ जाता है, क्या हो जाता है, गिर जाता है आकर के, और उसको उठा करके हम देखते हैं अरे बाबा क्या चीज़ है ये, बड़ी चमकीली चीज़ है। तो आप लोग देखने को मिलेगा अगर हमारी पृथ्वी पर आकर के गिर जाता है तो हम उसको मेट्रॉइड बोल देते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब चीज़ एक ही है। जैसे कि आपको घर में कोई बोलता होगा ये ननुआ कहाँ कर रहा है, कितने है, तो ननुआ बोल रहे हैं। वहीं आप अब आप अपने सिटी में जाते होंगे तो वहाँ पर आप क्या बोलते होंगे, ननुआ नहीं बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे, जो भी आपका नाम होगा, नंद किशोर,
क्या बोलते होंगे, नंद किशोर। और जब आप बड़ी सिटी में चले जाते होंगे, जैसे दिल्ली विल्ली में चले जाते होंगे, तो नंद किशोर नहीं, फिर आपको ऐसे बोलने लगते होंगे NDCD, इस तरह से बोलने लगते होंगे, मतलब शॉर्ट फॉर्म चलती हैं वहाँ पर। तो आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए वैम्पायर स्टार आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए वैम्पायर, आप लोगों ने वैम्पायर मूवी देखी ना, ऐसे खून चूसने वाला। वैम्पायर स्टार क्या होता है, एक छोटा स्टार होता है, इसको क्या बोलते हैं, हम वैम्पायर स्टार बोलते हैं। वैम्पायर स्टार, वैम्पायर का मतलब क्या होता है, ऐसे खून चूसता है, खून चूस के उसको भी वैम्पायर बना देता है। तो वैम्पायर स्टार एक छोटा स्टार होता है जो अपने पड़ोस का जो स्टार होता है ना, उससे उसका द्रव्यमान लेने लगता है, द्रव्यमान खींचने लगता है। क्या करने लगता है, द्रव्यमान लेने लगता है और अपना आकार बढ़ाने लगता है। क्या करने लगता है, अपना आकार बढ़ाने लगता है और ये नीला दिखने लगता है। तब हम इसको बोलते हैं वैम्पायर स्टार बोलते हैं। पहले छोटा था, इसने पड़ोस का जो स्टार था ना, उससे उसका द्रव्यमान छीन लिया, द्रव्यमान छीन लिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया, खींच लिया, जिससे इसका आकार बड़ा हो गया, साथ में नीला हो गया। हम इसको बोलते हैं वैम्पायर स्टार बोलते हैं। इसी तरह से देखिए डार्क मैटर देखने को मिलेगा। डार्क मैटर क्या है, देखिए ऐसे खगोलीय पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। देखिए आप लोग देखने को मिलेगा ना ही प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। जैसे आप लोग देखने को मिलेगा पृथ्वी है, चंद्रमा है, ये भी तो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते। हम इनको डार्क मैटर नहीं बोलते। डार्क मैटर हम किसको बोलेंगे कि ब्रह्मांड में ऐसे खगोलीय पिंड जो देखिए प्रकाश का उत्सर्जन भी ना करें और साथ में ये परावर्तन भी ना करें, मतलब अवशोषित कर लें, अवशोषित कर लें तो अवशोषित कर लें तो हम उनको डार्क मैटर बोलते हैं। अब देखिए डार्क मैटर को तो कोई खोज ही नहीं पाता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि दूरबीन से हम देखेंगे, ऐसे करके दूरबीन से देखे, दूरबीन से देखे और हमारी आंखों की रोशनी गई। अब जैसी ही रोशनी गई उस पर टकराई और टकरा करके हमारी आंखों में आई नहीं, आंखों पर आई नहीं, तो हम कैसे बताएंगे भैया यहाँ पर डार्क मैटर है। तो वहां पर ब्लैंक ब्लैंक दिखता है भैया, काला काला दिखता है, इसलिए हम उसको डार्क मैटर बोल देते हैं। डार्क मैटर कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, एक एक कैप है, एक कैप है, ये आप लोगों को ब्लैक क्यों दिख रही है, ये इसलिए ब्लैक दिख रही है क्योंकि इस पर आपकी आंखों की रोशनी गई होगी और गई होगी, ये टकराई होगी और टकराने के बाद आपकी आंखों पर गई होगी, लौट करके गई होगी, तो ये ब्लैक दिखने लगा। अब ये मैटर अगर होता, डार्क मैटर होता, अब ये डार्क मैटर होता। अब जैसे मैं आपको दूसरा दिखाऊं, ये वाइट है, ये वाइट आपको दिख रही होगी, इस पर आपकी आंखों की रोशनी गिरी होगी और गिर गिर के लौटी होगी, तो ये आपको वाइट वाइट दिख रहा है, हमारा दवा है, ये वाइट वाइट दिख रहा होगा। लेकिन अगर ये डार्क मैटर होता, इसमें आपकी आंखों की रोशनी आती और आती, आप लोगों को देखने को मिलेगा, अब आती, अब यहाँ से लौट के ही ना जाती, तो आप इसको कैसे देख पाते, कैसे देख पाते, तो ये काला काला ही दिखता, चाहे इसका रंग कोई भी होता, कैसा भी होता, ये काला ही काला दिखता। तो आप लोगों को ये डार्क मैटर होता है। इसी तरह से देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा डार्क ऊर्जा होती है, डार्क एनर्जी होती, काली ऊर्जा आप लोग सुने होंगे। ये क्या होता है, एक काल्पनिक बल होता है, ये जो दबाव होता है ऋणात्मक आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जो लगता है, इसको हम बोलते हैं एक तरह से डार्क एनर्जी। विपरीत दिशा में लगता है इसीलिए इसको डार्क एनर्जी बोलते हैं, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए ब्रह्मांड का निर्माण है वो हमारे दृश्य पिंडों से भी हुआ है। 4% इसमें हमारा जो ब्रह्मांड है ओवरऑल, इसमें 4% हैं वो दृश्यमान पिंड हैं, और जो हमारा ब्रह्मांड है ना, वो अदृश्य ज़्यादा है, मतलब डार्क मैटर 23% डार्क मैटर, यानी कि हम अपने ब्रह्मांड को, तो एक तो उसके छोटे से अंश को, हमारा जो सौरमंडल है उसी को हम पूरी रूप से ठीक से अभी तक नहीं जान पाए, उसी पर अभी स्टडी चल रहा है। सोचो पृथ्वी पर ही अभी हम खोज करते रहते हैं, पृथ्वी पर ही अभी हम खोज ही करते रहते हैं, नहीं नहीं। अब सोचो हमारी पृथ्वी से बड़ा इतना हमारा सौरमंडल देखने को मिलेगा, अभी हम यही नहीं जानते ठीक से कि जो मंगल है भैया उस पर अभी क्या क्या चीज़ें, हम उसी पर रिसर्च कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के मिशन भेजते हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, तो सोचिए कि हमारा पूरे जो आकाश, जो हमारा सौर मंडल है उसमें क्या है, और सौर मंडल में ही छोड़ो, हमारे जो आकाशगंगा है उसमें क्या है, वो तो अभी तक हम जानते ही नहीं। अब आकाशगंगा का छोड़ो, आप लोग देखने को मिलेगा ऐसे बहुत सारी आकाशगंगा, यानी कि जो जो दिखता है वो 4% है ब्रह्मांड में, और जो नहीं दिखता है, यानी कि जो डार्क मैटर के रूप में है वो 23%, और डार्क ऊर्जा के रूप में है वो 73% है भाई, यानी कि इतना तो हम जानते ही नहीं, 4% है वो दिखता है, और उसमें से भी हम क्या है 0.000000000 कुछ परसेंट जानते होंगे, वो आप लोगों को नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है, तो वो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो देखिए आज का लेक्चर आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता होगा क्योंकि बढ़िया चीज़ें
लेकिन पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता है। देखिए हम बात करें अपना सौरमंडल की बात करें तो हमारे सौरमंडल में एक सन पाया जाता है, एक सूर्य पाया जाता है। इसके अलावा 8 ग्रह पाए जाते हैं। पहले 9 ग्रह पाए जाते थे लेकिन अब 8 ग्रह माने जाते हैं। एक इसमें वाइट ड्वार्फ प्लैनेट पाया जाता है और साथ में इसमें बहुत सारे सैटेलाइट्स पाए जाते हैं, एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं, बहुत सारी गैसें वैसे भी पाई जाती हैं। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। देखिए जो हमारे 8 ग्रह हैं इनको आप लोगों को जान लेना है। ये 8 ग्रह हैं, इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे सूर्य से निकटतम 4 ग्रह जिनको हम पार्थिव ग्रह यानी कि आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, क्योंकि ये पत्थर जैसे बने हुए, जैसे हमारी पृथ्वी है वो चट्टान की बनी हुई है। तो ये जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं ना, ये पत्थर जैसी संरचना के बने हुए, ठोस बने हुए हैं, इसीलिए हम इनको पार्थिव ग्रह, टेरेस्ट्रियल ग्रह या फिर हम इनको आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये 4 ग्रह कौन कौन से, सीक्वेंस ध्यान रख लेना है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। और फिर इसके बाद के जो 4 ग्रह बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इनको हम बाह्य ग्रह, क्योंकि बाहर हैं इसलिए बाह्य ग्रह, या फिर जूबियन ग्रह, क्योंकि ये जुपिटर के समान हैं इसलिए हम इनको जूबियन ग्रह या जूबियन प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ये जो ग्रह है ना, ये ठोस अवस्था में चट्टान की तरह नहीं बने हुए, जैसे हमारी पृथ्वी हो चट्टान के रूप में। लेकिन जैसे बृहस्पति हो गया, ये 4 ग्रह के नाम क्या हैं, जैसे आपको बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये जो ग्रह हैं ना, ये जो ग्रह हैं ये ठोस अवस्था में नहीं बल्कि गैसीय अवस्था में देखने को मिलेंगे। कैसे, गैसीय अवस्था में या फिर अर्ध तरल अवस्था में भी आप लोग देखने को मिलेंगे, यानी कि ठोस अवस्था में नहीं। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। और ये चीज़ देखिए, इनका आकार कैसे ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी, देखिए इधर आप लोग क्रम ध्यान रखना है, ये क्रम बार बार पढ़िए। सबसे निकटतम कौन सा, बुध। सबसे दूर कौन सा, वरुण। लेकिन इन 4 के ग्रुप में याद कर लिए, ये 4 फिर ये 4। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें सबसे निकटतम कौन, बुध। सबसे छोटा कौन, बुध आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है। लेकिन अगर हम इनमें आकार के आधार पे बात करें, इन 4 में आकार के आधार पे बात करें सिर्फ, ये भूल जाइएगा। देखिए वैसे अगर हम आपको पढ़ाएं, इधर के जो ग्रह हैं ये बड़े देखने को मिलेंगे। किसके कंपेयर में, इन 4 ग्रह के कंपेयर में क्या है, इधर वाले बड़े हैं। यानी कि इनमें कौन बड़े हैं, इधर वाले बड़े देखने को मिलेंगे। यानी कि बाह्य ग्रह, जूबियन ग्रह बड़े बड़े हैं, इनका आकार क्या है, ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, अगर हम बाह्य ग्रहों में भी बात करें सबसे बड़ा कौन सा है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा। फिर उससे छोटा कौन सा, शनि। यानी कि जैसे आप बृहस्पति से इधर की ओर जाएंगे इनका आकार कम होने लगता है। यानी कि सबसे बड़ा कौन सा, बृहस्पति। उससे छोटा कौन सा, शनि। फिर उससे छोटा कौन सा, वरुण। फिर उससे छोटा कौन सा, अरुण। फिर वरुण आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, देखिए और इधर बात करें, ये क्या है, ये इनसे आप लोगों को ये इधर वाले छोटे देखने को मिलेंगे। ये क्या है, इनका आकार कम है, छोटा आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन इन 4 में सबसे बड़ा कौन, इन 4 में सबसे बड़ा कौन, पृथ्वी। भैया पृथ्वी पे हम रहते तो सबसे पहले किसको याद रखो, पृथ्वी को। तो पृथ्वी आप लोगों को देखने को मिलेगी, सबसे बड़ी देखने को मिलेगी। दूसरी कौन, पृथ्वी की बहना। पृथ्वी की बहना कौन है, आप लोगों को शुक्र देखने को मिलेगा। ओके, मंगल कौन है, मामा। तो हमको तो बहन को देखना है ना, तो आप लोग देखने को मिलेगा पृथ्वी है वो। इन 4 में सबसे बड़ी कौन सी है, पृथ्वी है। फिर दूसरी इसकी बहन यानी कि शुक्र है, साली जी हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में कौन, मामा देखने को मिलेंगे, मंगल देखने को मिलेगा 3 नंबर पे। चौथे नंबर पे इकलौता बेचारा बच गया, बुध। ये सबसे छोटा प्लेनेट देखने को मिलेगा हमारे प्लेनेट्स में, सबसे छोटा प्लेनेट। यानी कि क्रम आपसे पूछे तो आपको आंख बंद करना है, आंख बंद करके देखना है कि अगर 4 ऑप्शन दे दिए तो आप आराम से लगा देंगे ना। सबसे बड़ा कौन सा भैया, अगर ये ही 4 दिए हैं फॉर एग्जांपल के लिए, तो सबसे बड़ा कौन सा जिस पे हम रहते, पृथ्वी। उससे छोटा कौन सा, अरे इसकी बहना कौन, शुक्र है इसकी बहना, तो शुक्र दूसरे नंबर। 3 नंबर पे कौन, मामा यानी कि मंगल देखने को मिलेगा। आप दो को फिर चौथे नंबर पे कौन बचा, बेचारा इकलौता बुध बच गया। इधर आप लोगों को एक क्रम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ए ऑप्शन में दे दिया ना, ये सबसे बड़े पाए जाते हैं, ये इनका आकार सबसे बड़ा है। तो इधर सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति। यानी कि सब 8 में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा, बृहस्पति। अगर हम 8 में बात करें, बृहस्पति के बाद दूसरा कौन सा, शनि। शनि के बाद कौन सा है, फिर अरुण। फिर कौन सा है, वरुण आप लोग को देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में पृथ्वी आप लोग को 5वें नंबर पर। फिर 6ठे नंबर पर उसकी बहना शुक्र, और 7वें नंबर पर उसका मामा यानी कि
मंगल देखने को मिलेगा, और 8वें नंबर पर क्या देखने को मिलेगा, बुध। एक क्रम है बहुत ही सिंपल, बस यही क्रम याद रख लीजिए और कोई चीज़ याद रखने की आवश्यकता नहीं। अगर हम देखिए वर्ष की बात करें, समानता देखिए आप लोगों को वर्ष ध्यान रख लेना है। देखिए जैसे जैसे हम इधर से सूर्य है, जैसे जैसे हम इधर जाएंगे सूर्य से दूरी बढ़ती चली जाएगी, सूर्य से दूरी बढ़ती चली जाएगी, यानी कि जो सबसे निकट होगा वो सबसे पहले चक्कर लगा लेगा, जो सबसे दूर होगा वो सबसे ज़्यादा देर में चक्कर लगाएगा। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे पहले चक्कर कौन लगाएगा, सबसे पहले चक्कर बुध लगाएगा। सबसे देर में चक्कर कौन लगाएगा, वरुण सबसे देर में चक्कर लगाएगा। अब देखिए हम इसमें 4 ऑप्शन दे दें, अभी आप लोगों को सिर्फ हम कॉन्सेप्ट बताइए, इसी से सब हो जाएंगे। देखिए बुध एक हमने ऑप्शन में दिया, एक हमने बृहस्पति ऑप्शन में दिया, एक हमने पृथ्वी ऑप्शन दिया। हम बोले सबसे बड़ा साल किसका होता होगा, यानी कि सबसे बड़ा साल किसका होता होगा, यानी कि साल का मतलब क्या है, परिक्रमा करने में, सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, यानी कि परिक्रमा करने में, यानी कि एक साल सबसे ज़्यादा किसका होगा। सबसे बाद में कौन आ रहा है, तो क्रम याद रखिएगा, सबसे पहले कौन सा था, बुध था, फिर शुक्र था, फिर पृथ्वी था, फिर क्या था, मंगल था। मंगल के बाद में बुध है, और इसी तरह से बुध, फिर शनि, फिर अरुण, और फिर वरुण है। 4-5 बार पढ़िए, अभी याद हो जाएगा। तो देखिए सबसे दूर कौन सा पड़ रहा है इनमें, इन तीनों में सबसे दूर आपको देखने को मिलेगा बुध है, सॉरी बृहस्पति है। बृहस्पति सबसे दूर है। अब बृहस्पति है वो दूर है तो इसको ज़्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा, इसे गोल गोल क्या है, ज़्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा चक्कर लगाएगा भैया, इसलिए ज़्यादा समय लेगा, ज़्यादा समय लेगा, इसके लिए इसका साल सबसे बड़ा होगा। इसमें एक और ऑप्शन दे दिया शनि, तो अब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, शनि हो जाएगा। इसमें एक और ऑप्शन दे दिया, इसमें अरुण भी दे दिया, तो अरुण अब सबसे ज़्यादा दिनों में चक्कर लगाएगी, तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। इसी तरह से देखिए आप इधर से इधर की ओर आएंगे ना, तो देखिए जो दिनों का समय है वो कम होने लगता है समानता, क्योंकि घूर्णन गति है वो बढ़ने लगती है। और इधर से इधर जाएंगे ना, तो देखिए आप लोगों को दिनों का समय है वो बढ़ने लगता है। इधर से इधर की ओर जाएंगे तो दिनों का समय, मतलब अगर इन चारों में बात करें, इन चारों में बात करें तो इन चारों में इधर से इधर की ओर आएंगे ना, तो दिनों का आकार क्या होने लगता है, समानता छोटा होने लगता है। समानता याद रख लीजिए, समानता क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है। और आप इनमें देखेंगे ना, आप लोगों को देखने को मिलेगा, वैसे देखिए यहाँ पर जो शुक्र होता है वो एक्सेप्शन होता है, वो याद रखने की आवश्यकता नहीं, यूपीएससी नहीं पूछ रहा आप लोगों से। लेकिन अब इन चारों में बात करें, इन चारों में जब इधर से इधर की ओर जाएंगे ना, तो इधर से इधर की ओर जाने पर जो दिन का आकार होता है वो बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है, दिन का आकार बढ़ने लगता है, बस इतनी चीज याद रख लेना है। और देखिए यहाँ पर जो मंगल है और जो बृहस्पति, इन्हीं के बीच में जो पट्टी पाई जाती है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। और कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली चीज़ है ही नहीं जो आपको याद करना है, बैठे बैठे आप लोगों को याद करा दिए। देखिए यहाँ पर जो चीज़ हम आप लोगों को एक चीज़ बताए थे, तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इधर देखिए जो हम आपको बताए थे ना कि पार्थिव ग्रह, इधर क्या है आप लोगों के लिए बाह्य ग्रह, तो इनकी विशेषताएं मैंने नीचे लिख दिया है। तो चलिए मैं विशेषताएं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिए जो आंतरिक ग्रह हैं, जो आंतरिक ग्रह हैं वो सूर्य के ज़्यादा निकट हैं। बाह्य ग्रह यानी कि जूबियन ग्रह हैं वो सूर्य से ज़्यादा दूर हैं, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। जो आंतरिक ग्रह हैं उनका आकार छोटा देखने को मिलेगा, बाह्य ग्रह उनका आकार बड़ा देखने को मिलेगा। आंतरिक ग्रह हैं वो जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा ठोस अवस्था में, यानी कि चट्टानों से निर्मित देखने को मिलेंगे। ओके, स्थलीय ग्रह भी इनको बोला जाता है इसी वजह से। लेकिन जो आपको बाहर के ग्रह देखने को मिलेंगे, जूबियन ग्रह, ये बृहस्पति के समान, इसलिए हम इनको जूबियन ग्रह या फिर गैसीय ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि ये गैसीय अवस्था में है, अभी ठोस अवस्था में है ही नहीं। ये चीज़ देखने को मिलेगी। इनमें देखिए आप लोगों के लिए भारी तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं। जो आंतरिक ग्रह हैं उनमें भारी तत्व, भारी धातुएं ज़्यादा पाई जाती हैं, जैसे कि फेरस, जैसे कि मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन हम बाह्य ग्रहों की बात करें तो जो बाह्य ग्रह हैं ना, इनमें गैसीय अवस्था में है, इसलिए इनमें भारी तत्व कम पाए जाते हैं। और साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि चारों ओर इनमें वलय भी पाए जाते हैं, रिंग्स भी पाए जाते हैं। लेकिन आंतरिक ग्रहों में वलय, रिंग्स नहीं देखने को मिलेगा। आप बृहस्पति के चारों ओर देखिएगा, एक रिंग्स पाई जाती है, पट्टियां पाई जाती हैं, लेकिन आंतरिक ग्रहों में देखने को नहीं मिलेगी। ये कि इनकी विशेषता है, तो ये चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे जो बाह्य ग्रह है ना, इनमें हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, इनकी मात्रा ज़्यादा है, तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। और देखिए सबसे ज़्यादा इनमें क्या है वो, मतलब जो आप लोगों को देखने को मिलेगा
उपग्रह सबसे ज़्यादा किसके हैं, तो शनि के वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह देखने को मिलेंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पर डेटा लिखा है, ये डेटा मैं सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों के लिए यूज़ किया था, ये आप लोगों की ज़रूरत का नहीं है। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा ग्रह अभी किसके हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 82 आप लोगों को देखने को मिलेंगे शनि के। वैसे शनि और बृहस्पति में कंपटीशन चलता रहता है, पहले बृहस्पति के ज़्यादा थे, अब शनि के ज़्यादा हो गए, आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, किसी किसी बुक में अभी भी बृहस्पति के ही ज़्यादा दिखाता है, लेकिन अभी किसके ज़्यादा है, आप लोगों को शनि के ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ओके, तो आयोग है, कभी कभार देखिए जो यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस ये अक्सर इन दोनों में गड़बड़ी कर देते हैं, इन दोनों में अक्सर एक गड़बड़ी कर देते हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए कि आप लोगों के में क्या क्या दिया रखा है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम अगर बात करें यहाँ पर, हम बात करें इंपॉर्टेंट मिशन की, तो देखिए आदित्य L1 मिशन है वो छोड़ा गया है। ये लेग्रॉज बिंदु में इसको छोड़ा गया है। देखिए जो लेग्रांजी बिंदु होता है ना, एक पॉइंट होता है जहाँ पर दो पिंडों के बीच में एक आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल होता है ना, वो संतुलित हो जाता है, जिसमें वहाँ पर फ्यूल बहुत कम लगता है, वो चीज़ देखने को मिलेगी। देखिए आदित्य L1 है ना, ये भारत का पहला इंडियन मिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जा रहा है। आदित्य L1 आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, 400 किलोग्राम पेलोड के साथ में इसको आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर और अगर हम बात करें, देखिए मंगलयान की बात करें जिसको मॉम के नाम से भी जानते हैं, मंगल है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसे 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको PSLV C-25 के माध्यम से इसको छोड़ा गया था। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, और 24 सितंबर 2014 को ये पहुंच गया था। ओके, तो ये मंगल मिशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्रथम प्रयास था कि विश्व में प्रथम ऐसा देश है जो प्रथम प्रयास में ही मंगल पर पहुंच गया था। तो देखिए USSR, फिर नासा, फिर यूरोप, उसके बाद में इंडिया चौथे स्थान पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, न्यू हॉराइजन मिशन देखने को मिलेगा, ये नासा का एक अंतरिक्ष शोधन यान आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये प्लूटो का अध्ययन करने के लिए 2006 में छोड़ा गया था, 2015 में ये जाकर के पहुंचा था। इसी तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा पृथ्वी जैसा ग्रह आप लोगों को प्रॉक्सिमा बी देखने को मिलेगा। ये एक्सो प्लैनेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए एक्सो प्लैनेट क्या होते हैं, जो एक्सो प्लैनेट वे प्लैनेट होते हैं, मतलब जो हमारा आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हमारा सौर सिस्टम है ना, उसके बाहर के जो प्लैनेट होते हैं उनको हम एक्सो प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये कोई ऐसा नहीं है, ये गोल्डी लॉक जोन में पाया गया, इस वजह से ये इसमें जो शोध करता है ना वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉक्सिमा बी है ना, तो प्रॉक्सिमा बी है यहाँ पर, इसकी ऐसे जोन में है, मतलब ये अपने सूर्य से इतनी दूरी पर है जहाँ पर जीवन संभव हो सकता है, क्योंकि उसका क्लाइमेट है वो उतना है, मतलब टेम्परेचर है वो उतना है कि यहाँ पर जो जल है वो तरल अवस्था में भी रह सकता है, और जो वायु है, जो नॉर्मली वायु है वो गैसीय अवस्था में रह सकती हैं, यानी कि जीवन की संभावनाएं यहाँ पर हो सकती हैं। उसी को बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। जैसे हमारी पृथ्वी है वो किस जोन में है, वो सूर्य से इतनी दूरी पर है कि वहाँ पर जीवन के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न। सोचिए अगर हमारी पृथ्वी सूर्य से निकटतम बिंदु पर आ जाती, जैसे कि बुध जहाँ पर है वहाँ पर हमारी पृथ्वी होती, तो शायद वहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाता। अगर हमारी पृथ्वी जहाँ पर अभी है, यहाँ से सोचिए जहाँ पर अरुण और वरुण है वहाँ पर होती, तो ये ऐसे जोन में होती जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती, और बहुत ज़्यादा ठंड होती है, यानी कि हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। हमारी पृथ्वी है वो एक ऐसे बिंदु पर है जो गोल्डीलॉक्स जोन में आता है, जहाँ पर ना तापमान बहुत ज़्यादा होता है ना तापमान बहुत ज़्यादा कम होता है। बहुत ज़्यादा होगा तो कोई जीवन संभव नहीं होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और बहुत कम होगा तो सब कुछ फ्रोजन अवस्था में रहेगा, तो भी जीवन संभव नहीं। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें, और यहाँ पर ये आप लोगों को जानने की इतनी आवश्यकता नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा डेटा डाल दिया था बताने के लिए, तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें पृथ्वी का एक परिचय मैंने दिया है। पृथ्वी है, हम इसका अध्ययन करने के लिए हम इसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में डिवाइड करते हैं। तो देखिए जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के बीच से एक लाइन अगर हम खींच देते हैं तो इसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये तो इतना तो आप लोग जानते होंगे, तभी आप लोग पेपर दे रहे होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ।
मध्य से एक लाइन खींच देते हैं तो हम उसको बोल देते हैं विषुवत रेखा बोल देते हैं। विषुवत रेखा हमारी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। ऊपर वाला भाग होता है हम उसको उत्तर बोल देते हैं, नीचे वाला भाग होता है उसको दक्षिण बोल देते हैं। तो ऊपर वाला भाग एक गोलार्ध है, नीचे वाला भाग भी एक गोलार्ध बन जाता है। ऊपर वाला उत्तर में है तो इसलिए हम उसको उत्तरी गोलार्ध बोल देते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम इसको दक्षिणी गोलार्ध बोल देते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई है। तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर जो लगाती है ना, वो दीर्घ वृत्ताकार में एक तरह से चक्कर लगाती है। तो चक्कर लगाती है, हमारी पृथ्वी वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। 23/1/2 आप लोगों को देखने को मिलेगा पृथ्वी झुकी हुई है। और साथ में जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो एकदम ऐसे नहीं 180 डिग्री के एंगल पर ऐसे लगाती हूँ, बल्कि ये थोड़ी सी टिल्टेड है। यानी कि सूर्य हमारा ऐसा है, हमारी पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती है, यानी कि 66/1/2 पर ऐसे चक्कर लगाती है। वैसे कैसे लगाना चाहिए था, ऐसे लगाना चाहिए था, ऐसे लगाना चाहिए, ऐसे ना लगाती है चक्कर। वैसे क्या है, थोड़ी सी टिल्टेड है, यानी कि ऐसे चक्कर लगाती है, ऐसे चक्कर लगाती है, आप लोगों को देखने को मिलेगा 66/1/2। तब देखिए हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है 365 दिनों में। इसी 365 दिनों में दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाती है। तो एक बिंदु ऐसा आता है जिससे इस सूर्य से निकटतम बिंदु पर होती है, और एक अवस्था ऐसी होती है कि ये सूर्य से अधिकतम बिंदु पर होती है। तो जो न्यूनतम बिंदु पर होती है आप लोगों को देखने को मिलेगा, न्यूनतम बिंदु पर होती है, इसको बोलते हैं उपसौर बोलते हैं। यानी कि सूर्य से क्या है, निकटतम बिंदु पर है, इसलिए इसको उपसौर बोलते हैं। ओके, उपसौर बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ भी है उपसौर। अरे ये क्या आपको देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं उपसौर बोलते हैं। यानी कि इसको पेरीहिलोन के नाम से जानते हैं। अब देखिए जो पेरीहिलोन है यानी कि उपसौर्य, यहाँ पर निकटतम बिंदु पर होता है, इसीलिए निकटतम बिंदु पर है, इसलिए थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा मिलता है, ऊर्जा ज़्यादा मिल जाता है। प्लस सॉरी आप लोग, अरे मैंने क्या बता दिया यहाँ पर, अपसौर और उपसौर आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए जनवरी के समय क्या होता है, हमारी पृथ्वी होती है वो दूर होती है। मैंने इसमें देखिए गड़बड़ बना दिया है, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि देखिए जनवरी के समय हमारी पृथ्वी होती है ना, वो मैक्सिमम दूरी पर होती है, मतलब अधिकतम दूरी पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अधिकतम दूरी पर होती है जनवरी के समय। ओके, और न्यूनतम दूरी पर होती है वो आप लोगों के लिए जुलाई के समय देखने को मिलेगा। जुलाई के समय क्या होती है, पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या होता है, मैं आप लोगों को लिख करके समझाता तो अच्छे से समझा देता, यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, एक गड़बड़ बना दिया है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। मतलब आप इस इमेज को देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि जनवरी में निकटतम बिंदु पर है, नहीं, जनवरी के समय हमारी पृथ्वी और सूर्य से अधिकतम बिंदु पर होती है। और वहीं अगर हम बात करें जुलाई के समय, जुलाई के समय आपको देखने को मिलेगा कि हमारी पृथ्वी है वो मैक्सिमम पॉइंट पर होती है, मतलब अधिकतम दूरी पर होती है। ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसको आप लोग थोड़ा सा एक बार करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर 6% प्लस माइनस ऊर्जा प्राप्त होती है। मैं इसमें जब मैं कल क्लास लूँगा ना तो मैं वहाँ पर आप लोगों को बता दूंगा, मैं एक लिख करके बता दूँ, क्योंकि देखिए पेन टैप पर जब मैं समझाता हूँ ना तो पेन टैप पर समझाते वक्त सब कुछ हम अलग से, जैसे इसमें देखिए यहाँ पर ये हमने मिस प्रिंट कर दिया था, तो अब हम कैसे समझाएं, अब हाथ से तो लिख नहीं सकते, कंप्यूटर होता है तो उस पर टैब पर जा करके समझा देते हैं। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को कल समझा दूंगा, या फिर आप लोग भी देख सकते हैं, मैंने अब बता तो दिया है आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर देखिए, वैसे ये तो आप लोग जानते हैं कि 4 साल बाद हमारा लीप ईयर आता है, फिर 365 की जगह 366 दिन हो जाता है। इस तरह से हमारी पृथ्वी है जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो इस तरह से कई अवस्थाओं में आती है, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं कि एक समय ऐसा होता है कि जिसको हम ग्रीष्मकाल बोलते हैं। जैसे कि जून के समय का जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जून से सितंबर के बीच में जो समय होता है उसको हम बोलते हैं ग्रीष्मकाल बोलते हैं। इस समय हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि इस समय जो सूर्य होता है ना वो उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलेगा। इस वजह से क्या होती है, हमारे यहाँ गर्मी होती है। ओके, और वहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हल्के हल्के सूर्य हैं, फिर
देखिए इस समय आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे कि कर्क रेखा पर लंबवत होता है। फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी तरह से, देखिए मैं आपको समझाता हूँ जिससे आप लोग कन्फ्यूज ना रहे। देखिए आप लोग देखने को मिलेगा ये जो समय होता है, इस समय जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इस समय सूर्य है वो मकर रेखा पर लंबवत आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी वजह से मकर रेखा कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में है, 23/1/2। अब 23/1/2 कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में है। सूर्य कहाँ होता है, दक्षिण में होता है। हम कहाँ रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। तो हमारे यहाँ क्या पड़ती है, ठंडी पड़ती है। ओके, ये समय कौन सा होता है, 22 दिसंबर का समय होता है। तो 22 दिसंबर के समय सूर्य है वो मकर रेखा पर लंबवत होता है। वहीं 21 जून के समय आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कर्क रेखा पर लंबवत होता है। कर्क रेखा हमारे भारत से भी होकर के गुजर जाती है। तो कर्क रेखा, इसी वजह से हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ओके, आप लोगों को देखने को मिलेगा 21 जून के समय लगभग में ये सूर्य होता है कर्क रेखा पर लंबवत होता है। अब देखिए 21 जून से जब हम सितंबर की ओर जाते हैं तो 23 सितंबर के कर्क रेखा से सूर्य है वो पीछे हटना प्रारंभ कर देता है। यानी कि वो जो हमारी विषुवत रेखा है 0 डिग्री, अभी हम आपको पढ़ाए थे ना, 0 डिग्री पर लंबवत होता है। फिर सितंबर से हल्के हल्के आप लोगों को देखने को मिलेगा वो मकर रेखा की ओर जाता है और 22 दिसंबर तक वो मकर रेखा पर लंबवत हो जाता है। मकर रेखा से फिर से वो विषुवत रेखा की ओर आना प्रारंभ होता है। तो वो लगभग में 21 मार्च के समय वो फिर से विषुवत रेखा पर आकर के लंबवत हो जाता है। यानी कि एक साल में आपको देखने को मिलेगा 2 बार विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत होता है और वहीं एक बार कर्क रेखा पर एक साल में